So guys, let's start today's session. तो मेन एजेंडा हाउ टू फिल कैप प्रोसेस फॉर्म, वो मेन एजेंडा है. जो भी आपके जनरलाइज डाउट्स है वो डाउट्स क्लियर करेंगे. एंड अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग, जो कॉमन क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर मेरा परसेंटाइल इतना है, कौन सा कॉलेज हम लोग चूज करें. तो ऑब्वियसली कैप राउंड्स का एक्चुअल प्रोसेस तो कुछ दिनों बाद आएगा, बट अभी थोड़ा सा एक उसके बारे में भी हम लोग जनरलाइज आइडिया लेंगे. तो जैसे कि सबको पता है कि वेबसाइट कौन सा है, बट स्टिल जिसको नहीं पता है, क्योंकि गूगल में जब हम करते हैं, अभी कुछ दिन पहले यार रिजल्ट लगा भी नहीं था, और कैप राउंड कब स्टार्ट होंगे आप गूगल करते हो तो बहुत फलाना ढिकना बहुत सारी साइट आती, पता है ना आपको. वो क्या करता है, प्रीवियस ईयर का जो भी टेंटेटिव डेट था वही डेट 2024 का भी बता रहा था. तो काफी बच्चे कंफ्यूज थे. तो पहली बार ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आपको जाना चाहिए. एंड एज यू नो द ऑफिशियल वेबसाइट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं अलग अलग तरीके से MH, MCA, CET, बच्चे ऐसे ही सर्च करते हैं. बट जनरली एक चीज यहाँ पे DTE सेल डालना जरूरी है. ठीक है, DTE सेल जब आप डालते हो तो पहला ही साइट आपके सामने आता है. दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट जो अभी आपके सामने है. एंड दिस इज द वेबसाइट, हाईलाइट करता हूं, CET सेल MH यानी maha.cet.org. दिस इज ऑफिशियल साइट. अधिकतम आपने लॉगिन इसी पे किया होगा, बट फिर भी कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, तो उनके लिए मैं ये चीज आपको यहाँ पे बता रहा हूँ. गिव मी अगेन 1 मिनट. ओके, सो गाइज ऑब्वियसली यहाँ से अभी हमको जाना है. देखिए अलग अलग यहाँ पे दिए हुए ऑप्शंस, कैप आप देख सकते हैं 24-25 है, या मेन विंडो पे यहाँ पे आपको दिख रहा है एडमिशन प्रोसेस AY 2004-2025. यहाँ पे हम लोग चले गए. कैप राउंड आपको यहाँ मिल जाएंगे 24-25 के लिए, और एक कैप राउंड यार बहुत सारे हैं यहाँ पे, है ना. तो हमारे लिए जो इंटेंडेड है यहाँ पे आप देख सकते हैं MCA न्यू करके दिया हुआ है, मैंने वहां पे क्लिक कर दिया. यहाँ पे आने के बाद में अब सबसे बड़ा मीथ, सबसे बड़ा गड़बड़ी ये हो रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन, यानी हमने जो एग्जाम फॉर्म भरा था भाई वो वेबसाइट अलग थी, ये वाली वेबसाइट अलग है, ये कैप प्रोसेस की है. कोई बताएगा मुझे कैप का लॉगिन मतलब कैप का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है? सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस, है ना. तो वो तो एग्जाम के लिए फॉर्म था, ये अलग है. तो उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड अलग था, इसका लॉगिन आईडी पासवर्ड अलग रहेगा. तो दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग है. तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे जाना है. बट पहले न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे जाने के पहले हम लोग थोड़ा है ना वेबसाइट को समझते हैं. ठीक है, ये समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको छोटी छोटी चीजें, हो सकता है कोई बच्चा कास्ट में हो और कोई कैटेगरी में हो तो गड़बड़ी ना हो. तो गाइस सबसे पहले तो यहाँ पे देखो एक प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स दिया हुआ है ना. प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स उन्होंने दिया है. ये मैट्रिक्स क्या बताता है, आज की तारीख में महाराष्ट्र में कौन से कॉलेजेस है और उसमें MCA का कितना कोटा है, कौन सी कैटेगरी के लिए कितने सीट्स है. लेकिन ये वाला जो है ना, आप यहाँ पे अगर देखें तो आपको दिखाई देगा पब्लिश ऑन 15 अक्टूबर 2022. आ रही बात समझ? अभी हम कहाँ पे 2024 में. लिस्ट उन्होंने कौन सा डाला हुआ है 2022 का. तो ये कंसीडर करके चल रहे हैं हम लोग कि यही कॉलेजेस इतने ही सीट्स के साथ आज की डेट में अवेलेबल है. ठीक है, पूरे ऑल ओवर महाराष्ट्र के ये कॉलेजेस आपको यहाँ मिल जाएंगे. तो गाइस ये पहली बात हो गई कि सीट मैट्रिक्स जरूर देखें, जिससे कि आपको आइडिया आ जाएगा कौन से कॉलेज में कितने सीट्स है और कौन सी कैटेगरी के लिए कितने सीट्स रिजर्व है. बहुत सी छोटे छोटे क्वेश्चंस सभी हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे. तो ये फिलहाल के लिए मैं क्लोज कर रहा हूँ. या पुणे के लिए चलो हम लोग देखते हैं. देखिए मैंने यहाँ पे डाल दिया पुणे. तो यहाँ पे पहले ही आप चेक कर सकते हैं सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी. तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि टोटल क्लियरली दिख रहा है आपको कि 90 सीट्स है. तो 90 सीट्स है मतलब ये सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी में नहीं है. तो सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी ये होम यूनिवर्सिटी हो गई अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट के लिए, और अहमदनगर का ये कॉलेज है, उस कॉलेज में टोटल 90 सीट्स है. ये बात क्लियर हो गई. तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक और चीज आपको समझना होगा कि होम यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट क्या है.
गाइस होम यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंगली क्या है कि बहुत सारे सीट्स है ना उस पर्टिकुलर होम यूनिवर्सिटी के लिए रिजर्व होते हैं। फॉर एग्जांपल पुणे का बच्चा मुंबई में जाएगा, अब मुंबई में तो अच्छे अच्छे कॉलेजेस है एमसीए के लिए, जैसे विजेटीआई है, एसपीआईटी है ना, बहुत सारे कॉलेजेस है। लेकिन आप अगर विजेटीआई में अप्लाई करते हो, विजेटीआई बोलता है भाई तू मेरे यूनिवर्सिटी का है या दूसरे यूनिवर्सिटी का है। समझ में आ रही है बात? मतलब विजेटीआई का यूनिवर्सिटी यानी वो कौन सा रीजन आ गया, मुंबई यूनिवर्सिटी का रीजन आ गया। हम तो पुणे के हैं, पुणे से अगर हम लोग मुंबई जाएंगे तो उनका होम यूनिवर्सिटी वाला कैंडिडेट को रिजर्वेशन अलग होता है और हमको रिजर्वेशन अलग होता है। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें इसके अंदर में है। तो होम यूनिवर्सिटी ये कॉन्सेप्ट भी हमें मालूम होना चाहिए। चलो अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ, गाइस आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये फाइल्स तो हमने पहले भी आपसे शेयर की हुई है, राइट? प्रीवियस ईयर का फाइल है, इस पर से हमको अंदाजा आ जाता है कौन से कॉलेज में कितना कट ऑफ था, क्या था। बीच में हम लोग जल्दी से इसका भी एक ओवरव्यू ले रहे हैं क्योंकि लास्ट फेज में हम लोग इसको कवर नहीं कर पाएंगे। देखिए ये वाला जो है किसका है, ऑल इंडिया सीट्स का है, ठीक है। ऑल इंडिया सीट्स का मतलब क्या हो गया दोस्तों, जो महाराष्ट्र को बिलोंग नहीं करता, ओएमएस कैंडिडेट है, ओएमएस कैंडिडेट का मेरिट लिस्ट भी अलग होता है, उनका कट ऑफ भी अलग होता है, उनके लिए स्पेशल रिजर्व कोटा होता है। कुछ कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिसमें ओएमएस कैंडिडेट को एडमिशन ही नहीं। फॉर एग्जांपल विजेटीआई बोलता है ओएमएस को क्यों लूं, बराबर। तो यहाँ पे देखिए सॉरी, ये हो गया आपके महाराष्ट्र सीट्स के लिए। तो एक कोई भी मैं राउंड की फाइल ओपन करता हूं, काफी आइडिया आपको यहां से आ जाएगा। ये देखिए कैप राउंड 1 मैंने ओपन किया, गाइस स्पेशली मैं इसमें विजेटीआई पे आ जाता हूँ, विजेटीआई बेहतर रहेगा समझने के लिए इस चीज को। तो विजेटीआई का फाइल मैंने ओपन कर लिया है, आराम से एक एक कॉन्सेप्ट इसमें समझना है आपको। सबसे पहली बात तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन होता है गवर्नमेंट एडेड ऑटोनोमस। गवर्नमेंट एडेड इसका मतलब क्या है, आपको फीस कम लगेगा, बात खत्म। गवर्नमेंट एडेड का मतलब, नॉन एडेड का मतलब, अनएडेड का मतलब फीस थोड़ा ज्यादा लगेगा, पहले तो ये समझ लो। दूसरा चीज यहाँ पे अगर हम देखें, होम यूनिवर्सिटी कौन सा है, मुंबई यूनिवर्सिटी है, ठीक है। अब दोस्तों आ जाते हैं यहाँ पे, ये दो पार्ट अभी आप समझ गए होंगे। होम यूनिवर्सिटी सीट्स अलॉटेड टू होम यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स, मतलब मुंबई का बच्चा यानी मुंबई सबअर्बन, मुंबई रीजन, मुंबई मेन सिटी, ठाणे, उधर का बच्चा ने अप्लाई किया तो उसका ये कट ऑफ था। और ये क्या है, होम यूनिवर्सिटी सीट्स अलॉटेड, ध्यान दीजिए, होम यूनिवर्सिटी सीट्स अलॉटेड टू होम यूनिवर्सिटी कैंडिडेट कोई, लेकिन होम यूनिवर्सिटी सीट्स अलॉटेड टू अदर देन होम यूनिवर्सिटी कैंडिडेट। इसका मतलब ये होता है कुछ होम यूनिवर्सिटी सीट रह गए होंगे, है ना, जनरली रहते नहीं, लेकिन क्या होता है ना, फिजिकल हैंडीकैप, डिसेबल्ड जिसको हम बोलते हैं, विकलांग व्यक्ति, दिव्यांग जिसको बोलते हैं, तो बेसिकली क्या है, कभी कभी उस कैटेगरी के सीट्स जो है ना बच जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो उस कैटेगरी के सीट्स अगर बच गए तो वो कहां पे आएंगे कि वहां का भी अगर होगा तो उसमें कोई गया नहीं तो डेफिनेटली वो किसको देंगे, अदर वाले को देंगे। तीसरा चीज दोस्तों, अदर देन होम यूनिवर्सिटी सीट्स अलॉटेड टू अदर देन होम यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स। सो ये वाला जो कैटेगरी है अभी आप समझ सकते हैं, पुणे यूनिवर्सिटी का बच्चा कहां पे जा रहा है, उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे अब आप कट ऑफ देख लीजिए, इसका जो कट ऑफ था और ये जो फाइल है इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे ओपन वर्ड देखिए, ओपन, और ये एच आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो ये की तरफ ध्यान देना है, और इस तरफ अगर हम जाएंगे इस तरफ तो आपको ओ वर्ड दिखाई देता होगा यहाँ पे, है ना, ये ओ। तो ओ का मतलब क्या, अदर देन वाला कैंडिडेट, होम यूनिवर्सिटी का कैंडिडेट नहीं है। तो ओपन कैटेगरी को विजेटीआई में अगर एडमिशन चाहिए था लास्ट ईयर तो 99.4 पे कट ऑफ था। क्लियर हो गया आपको ये, यानी पुणे के बच्चे को, पुणे नगर नासिक के बच्चे को, नागपुर के बच्चे को, यानी मुंबई छोड़ के, मुंबई सबर एरिया छोड़ के अगर अप्लाई करना है विजेटीआई में तो कट ऑफ था 99.40। वही चीज अगर हम लोग होम यूनिवर्सिटी कैंडिडेट को देखें तो कट ऑफ हो जाता था, है ना, यानी काफी बच्चे मुंबई के लोकल बच्चों ने अच्छे मार्क्स लाए थे और उनका कट ऑफ और थोड़ा सा ज्यादा था।
दूसरा चीज अभी आप समझ गए होंगे, अगर आप एससी कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो ये देखो एससी आपको वर्ड दिखेगा। होम यूनिवर्सिटी के बच्चे का था 97.49, एसटी का था 88.90, एनटी में कैटेगरी होती है, इफ यू नो ए बी सी वॉट एवर, अलग अलग कैटेगरी होती है, एनटी ए बी सी और डी, और दोस्तों ओबीसी का ये कट ऑफ था 98। अब हम आ जाते हैं ये वाली पहली वाली कैटेगरी, तो जो फिजिकल हैंडीकैप डिसेबल्ड लोग होते हैं या बच्चे होते हैं सॉरी, उन बच्चों के लिए और स्पेशली उनमें भी कौन सा कैटेगरी, ओपन कैटेगरी। तो आप देख सकते हैं 84 पे क्लोज हो गया था। और कभी कभी स्पॉट राउंड की बात जो चलती है, तो स्पॉट राउंड में भी एडमिशन हो जाते हैं, स्पॉट राउंड पे भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, ये पुणे यूनिवर्सिटी का बच्चा या बाहर का बच्चा मुंबई में विजेटीआई को जब अप्लाई किया 98 परसेंटाइल था। देन एसटी कैटेगरी 98, एनटीए, एनटीसी और ये था आपका ओबीसी। ये जी वाला जो वर्ड है ना ये छोड़ दो, बाद में आपको अपने आप कैटेगरी दिख जाएगी। और ये ओ जो है वो अदर के लिए था। क्लियर हो गया? तो ये फाइल को कैसे रीड करना है आपके सामने है। दूसरा चीज दोस्तों, एक काफी बच्चों के क्यूरीज आते हैं कि ये क्या चीज है, तो ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ठीक है, ओपन कैटेगरी के बच्चों के लिए है ये। और टोटल फीस वेवर स्कीम, यानी अगर आपके फैमिली का इनकम 8 लाख से कम है, आप ओपन कैटेगरी को बिलोंग करते हो, तो आप ईडब्ल्यूएस से अप्लाई कर सकते हैं, टीएफडब्ल्यूएस से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका फायदा एक ही है, फीस नहीं भरना पड़ता या बहुत कम भरना पड़ता है। बात समझ में आई? तो मैं जो बच्चे फॉर्म भर रहे हैं और ओपन कैटेगरी में है और जिनका इनकम सर्टिफिकेट जिनके पास है, इनकम सर्टिफिकेट होना, इनकम टैक्स रिटर्न नहीं होना, तो पापा बोलेंगे है अपने पास, ऐसा काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो प्रॉपरली तहसीलदार जो देता है ना, वैसा इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना, 8 लाख के नीचे होना। तो मैं उन सब बच्चों को कहूंगा, अगर आप ओपन कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, बिंदास टीएफडब्ल्यूएस को अप्लाई करो। यस लिखना ही लिखना है, लिखने में क्या जाता है। अगर आपने आज नहीं लिखा तो इसका मतलब आपने वो स्कीम एक्सेप्ट ही नहीं की, है ना। मोदी गवर्नमेंट ने बीच में बोला था भाई अगर सिलेंडर का सब्सिडी चाहिए तो ये भर दो, नहीं चाहिए उन्होंने वॉलंटरी छोड़ दो। तो वैसे ही आपने क्या किया, वॉलंटरीली अभी मना कर दिया, हमको चाहिए ही नहीं, तू देगा तो भी नहीं चाहिए। तो अगर मान लो मिल जाए, कोई चांसेस भी हो, तो अगर आप नो कर दे तो वो भी चांस नहीं है। तो अगर 8 लाख के नीचे आपके पास में इनकम सर्टिफिकेट है, उन सब बच्चों ने टीएफडब्ल्यूएस भरना चाहिए ओपन कैटेगरी की, ये मेरी सलाह है। तो गाइस यहाँ पे अगर अभी हम देखें, हर रीजन के आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे। कट ऑफ वाला काम खत्म, चलो इसको क्लोज करते हैं। तो गाइस यही चीज कैप राउंड थर्ड तक पहुंचते, कैप राउंड वर्ड हमने देख लिया, कैप राउंड थर्ड की पोजीशन क्या थी, वही कॉलेज की, एक ही सीट अलॉट हुआ था, यानी फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड। यस देखिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी लगते हैं ना, हाँ फिर बिल्कुल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट तो चाहिए ना। हाँ एक और चीज उनके फॉर्मेट में चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट वो कोई काम का नहीं भाई। उन्होंने अपने अपने क्या दिए, प्रोफार्मा दिए हुए हैं कि हमको यही प्रोफार्मा में ईडब्ल्यूएस चाहिए, यही प्रोफार्मा में ए चाहिए, अलग अलग सर्टिफिकेट्स के उन्होंने फॉर्मेट दिए, उन्हीं फॉर्मेट में होना। नहीं है तो अप्लाई कर दो, अभी के लिए आप उधर एफसी सेंटर पे जाके खाली रिसिप्ट बता के अपना काम चला सकते हैं। बट थर्ड राउंड के पहले पहले यानी एडमिशन के जस्ट बिफोर आपको सर्टिफिकेट आपके हाथ में होना, अदरवाइज यू विल बी कन्वर्टेड इनटू ओपन कैटेगरी या जो भी आपका स्पेसिफिक कैटेगरी। तो गाइस जो बड़े बड़े कॉलेजेस है उनके लिए थर्ड राउंड के लिए वेट नहीं किया जाता जनरली, ठीक है, आप रिस्क ले सकते हो। एंड बहुत बार क्या होता है, अभी इतने बड़े कॉलेजेस स्पेशली विजेटीआई वगैरह में ना स्पॉट राउंड के लिए भी इंतजार करना बेवकूफी है, स्पॉट राउंड के लिए, ठीक है। तो जो यहाँ पे जनरली नहीं हो, मतलब मोस्टली नहीं होता है, कुछ जो एवरेज कॉलेजेस है जहाँ पे चांसेस है कि यहाँ का बच्चा वहां चली जाए, सेकंड राउंड थर्ड राउंड यहाँ वहां, उनका स्पॉट राउंड होता है, उस पे लास्ट फेज में मैं आता हूँ। तो गाइस दिस इज अबाउट कैप राउंड 1, कैप राउंड 2, कैप राउंड 3। तो अगर आपको 1 राउंड से सेकंड राउंड में जाने की इच्छा है तो पहले कट ऑफ तीनों को देख ले, कॉलेजेस आप चूज कर ले। डन, आगे बढ़ते हैं। देयर इज वन इंफॉर्मेशन ब्रोशर, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन ब्रोशर में चेक करते हैं अभी हम लोग। दिस इज इंफॉर्मेशन ब्रोशर, ज्यादा इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा,
बट बेसिक जो चीज है वो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। ये यहाँ पे देखिए लास्ट में प्रोफर्मा दिख रहा है क्या आपको, बहुत सारे है ना, प्रोफर्मा ए, B1, B2, C, D, E, G1, इनकी मैं बात करूं। बच्चों को लगता है मेरे पास तो सर्टिफिकेट है, अरे पर उनको उनके ही फॉर्मेट में होना, अगर उनके फॉर्मेट में नहीं है दोस्तों तो गड़बड़ी होने वाली है। तो जैसे यहाँ पे स्पेसिफिक बताता हूँ, ये देखिए EWS का प्रोफर्मा, भाई तेरे पास में है EWS का सर्टिफिकेट, लेकिन अगर इस फॉर्मेट में नहीं है तो काम चलेगा नहीं। आई बात समझ में? तो आपको इन्हीं फॉर्मेट्स में होना, ये क्लियरली यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया होता है। तो आपको क्या करना होता है, एक वर्ड फाइल लेनी होती है, वर्ड फाइल में ये टाइप करना होता है फॉर एग्जांपल, और उसके हिसाब से उस पे ही आपको सर्टिफिकेट या तो उनका जो भी लेटर हेड है उस पे देते हैं, या जैसे भी या इसी पे स्टैम्प वैम्प लगा के वो लोग देते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सभी के प्रोफर्मा यहाँ पे दिए हुए हैं। ये ऑर्फन के लिए, ऑर्फन का भी अपना एक स्पेशल सेक्शन होता है। देन लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए होता है। कुछ बच्चे देखिए ये और गलती होती है, जैसे मुंबई में एक ठाकुर कॉलेज है, ठीक है, तो वो क्या है कि उनका अपना एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का कोटा होता है। जो भी कॉलेजेस है, बहुत से कॉलेजेस जो हिंदी माइनॉरिटी के लिए क्या करते हैं, हिंदी लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक हिंदी यानी लैंग्वेज अगर आपका हिंदी है तो उनके लिए 50% सीट रिजर्व। अगर कोई जैन का कॉलेज है 50% सीट रिजर्व जैन माइनॉरिटी के अंदर। तो कभी भी क्या है, बच्चे क्या करते हैं ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड देखते जाते हैं, अरे ये कट ऑफ में बैठ रहा है, ये कट ऑफ में बैठ रहा है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि ये कॉलेज स्पेशल कैटेगरी के लिए 50% सीट रिजर्व कर रहा है, तो आपका चांस वहां पे ऑलरेडी कम हो गया। ठीक है, तो वो एक आपको ख्याल रखना है। देखो माइनॉरिटी कम्युनिटी स्टूडेंट का सेल्फ डिक्लेरेशन, ऑल फॉर्मेट्स आर गिवन, ये चीज आप अभी देख ले, अगर आप ओपन कैटेगरी से डिफरेंट कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो लेट मी क्लोज दिस। ओके, देन गाइस अभी हम आ जाते हैं स्क्रूटिनी सेंटर्स पे। तो पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग स्क्रूटिनी सेंटर्स दिए हुए हैं। जब आप फॉर्म भरेंगे और अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना लोकेशन वहां पे डालेंगे, आपका अपना FC का लिस्ट वहां पे आ जाएगा। जो कॉलेज आपके घर से करीब है आप वहां पे जा सकते हो। और मेरा सजेशन आपको ये रहेगा, छोटा भी डाउट है, मुझे पूछने के बाद भी आपके मन में सवाल है कि नहीं यार ये डाउट बना पड़ा है, तो आपको सीधा किसको विजिट करना चाहिए, FC को विजिट कर लेना चाहिए, उसमें झंझट आपको रखना नहीं है। तो यहाँ पे फैसिलिटेशन सेंटर्स दिए हुए हैं, मतलब इसको स्क्रूटिनी सेंटर बोलते हैं। स्क्रूटिनी वर्ड इसलिए दिया यार, जो भी दिक्कत है जाइए शेयर कीजिए, वो सब कुछ वहां पे आपको बताएंगे, है ना। तो इनके क्या होते हैं ना, स्लॉट्स होते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आप अचानक से चले गए, जनरली उनके स्लॉट्स में वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप प्रॉपरली स्लॉट बुक करके ही वहां पे जाए, तो ही वो अलाउ करेंगे, नहीं तो अलाउ करते नहीं है। तो जनरली क्या होता है, फिर भी सर मुझे डाउट है, मैं तो फॉर्म भी नहीं भरा है, फिर कैसे करे, तो गाइज एक तो पहले स्लॉट में चले जाए या तो फिर लास्ट के स्लॉट में जाए। तो वहां पे क्या होता है, खाली टाइम होता है, वो लोग एंटरटेन करते हैं मोस्टली, और एक ने नहीं किया तो दूसरे FC में जावे। बहुत रेयर केस में ये किसी किसी बच्चे के साथ में इशू होने वाला है। दूसरी चीज दोस्तों, इंपॉर्टेंट डेट्स पे आ जाते हैं। सभी बच्चों को अभी ये चीजें पता है, ठीक है। तो आज अगर हम देखें तो 6 जुलाई ना, 6 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हुआ है, आज क्या है 8, तो ठीक है 14 तक है। और एक और चीज, लास्ट ईयर है थोड़ा डेट बढ़ाया था इन्होंने, लास्ट ईयर बढ़ाया था, अब बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे मालूम नहीं। तो ज्यादा से ज्यादा है ना 11, ज्यादा से ज्यादा 11 तक को पूरा क्लोज करना ही करना है आपको, ये फिल करके खत्म करना है, ठीक है। अभी ई स्क्रूटिनी करना है या फिजिकल करना, उस पॉइंट पे भी हम लोग आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहले तो दो चीजें अलग कर दो, मैंने पहले भी बताया भाई, एग्जाम फॉर्म भरा था वो ID पासवर्ड अलग है, ये रजिस्ट्रेशन जो है ये कैप राउंड का है, ये पूरा अलग रहेगा। तो वो जो रजिस्ट्रेशन है, लॉगिन जिसको बोलते हैं, जैसे ईमेल अगर ओपन करना है तो हम लोग लॉगिन क्रिएट करते हैं, वैसे ही बस लॉगिन क्रिएट करना है आपको। मोस्टली लॉगिन करने के बाद में आपको पूरा जो भी फॉर्म है इनका, वो फॉर्म फिल किया। फॉर्म फिल करने के बाद में गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी 6 जुलाई से फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ था, तो जिन्होंने जैसे 6 तारीख को भर दिया वो 7 तारीख को भी कहां जा सकता था, फैसिलिटेशन सेंटर में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर सकता था, ठीक है। तो 7 तारीख से लेके 15 तारीख तक FC ओपन रहेंगे। 15 इसलिए बोला है क्योंकि जो बच्चा 14 को भरेगा उसको एक दिन तो देना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज का आपको ख्याल रखना है कि जैसे ही आप फॉर्म भरते हो दूसरे दिन आप फिजिकल स्क्रूटिनी के लिए जा सकते हो। दैट डजंट मीन कि आपको ई स्क्रूटिनी का ऑप्शन चूज नहीं करना।
अगर आप ओपन कैटेगरी में है तो डॉक्यूमेंट तो वैसे भी हट गए, और ऊपर से 8 लाख के ऊपर है तो फिर तो ये स्क्रूटिनी करो, खत्म करो, क्योंकि है ही क्या आपके पास, मतलब है ज्यादा है, इसलिए आपके पास में ई स्क्रूटिनी का ऑप्शन है। बेसिकली आगे बढ़ते हैं गाइस। वंस आपने एफसी में आपके फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए गए, फिजिकल वेरिफिकेशन में उन्होंने आपको एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट दे दिया कि हमने आपके डॉक्यूमेंट देख लिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है, तो आप अपने डैशबोर्ड में आओ, लॉगिन में आओ, आपको दिखेगा कि सब कुछ ओके है। अगर मान लो ई स्क्रूटिनी का ऑप्शन चूज किया तो ई स्क्रूटिनी का मतलब यही है कि आपने सब कुछ ऑनलाइन में सबमिट किया है, वहां पे टीम बैठा हुआ है, वो टीम वहां पे उसको डाउनलोड करके उसको वेरीफाई करेगा, अगर उसको ठीक ठाक लगता है उसको अप्रूव कर देगा। फिर अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके देखो, जैसे आज आपने स्क्रूटिनी किया, दूसरे दिन तक नॉर्मली स्क्रूटिनी वेरीफाई हो जाता है, तो आप वहां पे यानी आपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, दूसरे दिन तक तो अप्रूवल आपको मिल जाता है। अप्रूवल नहीं हुआ, वहां पे मैसेज आएगा ये प्रॉब्लम है, उसको आप दोबारा से डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिएगा। दूसरा चीज दोस्तों, वंस इट इज डन, इमीडिएटली ठीक एक दिन बाद यानी 15 जुलाई तक आपका स्क्रूटिनी हो गया, एक दिन का गैप होगा और फिर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा, और इस दिन पता चलेगा फर्स्ट रैंक होल्डर कौन था महाराष्ट्र में। बात समझ में आई? सेकंड रैंक होल्डर कौन है, थर्ड रैंक होल्डर कौन है कैटेगरी में, और इसमें भी सबसे बड़ी बात क्या है, ओपन कैटेगरी में रैंक होल्डर, एससी कैटेगरी में रैंक होल्डर, ओबीसी में रैंक होल्डर, अलग अलग भी और ऑल इंडिया भी, यानी दो मेरिट लिस्ट बनेगी, एक ऑल इंडिया और एक आपकी कैटेगरी में। बात समझ में आई? एंड दिस मेरिट लिस्ट इंक्लूड छोटा छोटा चीज, एकदम छोटा छोटा चीज, जैसे आपके मोस्टली 12th के मार्क्स क्या थे, है ना, देन आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स कितने थे, आप अपीयरिंग हो तो अपीयरिंग लिख के आएगा, आपका कास्ट कौन सा है, तो आपको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट को देखना ही देखना है। अगर उसमें आपको कहीं भी थोड़ी भी गलती लगती है, आपके मार्क्स एवरीथिंग आप वेरीफाई कीजिए, तो आपको ग्राइवेंस से सबमिट करने का चांस मिलेगा। आई बात समझ में? तो बहुत से बच्चे और कॉन्फिडेंस में ये लिस्ट देखते नहीं है या छूट जाता है। तो गाइज आपको सिर्फ 3 दिन मिलने वाले हैं, 18, 19, 20। तो ग्राइवेंसेस का बहुत बार होता है ये लफड़ा, बहुत बार ये प्रॉब्लम होता है, तो इसकी तरफ विशेष ध्यान दें कि आपको जो भी दिक्कत है वो अगर आपको लगता है कि सब कुछ गलत है इसके अंदर में, ये लिस्ट के अंदर में, तो आप उसके अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं और ग्राइवेंसेस फाइल कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फाइनली वंस इट इज डन, आपके ग्राइवेंसेस वगैरह सब देख लिए गए, सब कुछ उनकी टीम ने वेरीफाई कर लिया, करेक्ट कर लिया, सब कुछ हो गया, फाइनल मेरिट लिस्ट आपका आ जाएगा 22 जुलाई। मे बी ये डेट कुछ कारणवश आगे पीछे हो सकता है, पहले तो कभी नहीं होता है, आगे ही जाता है, बट हम लोग सब कुछ यहाँ पे लास्ट डेट का इंतजार नहीं करने वाले। टाइमिंग 22 जुलाई को मेरिट लिस्ट आएगी, ये समझ के चल रहे हैं। इसके बाद में यही आईडी पासवर्ड यूज करके हम लोग एक्चुअल कॉलेजेस के ऑप्शन फॉर्म फिल करने वाले हैं, ठीक है? यस ऑनलाइन फ्रेंड्स, मैं रीड करता हूँ आपके भी डाउट्स, फिलहाल मैं जो बोलना चाहता हूँ बोल दूंगा, फिर कुछ पॉइंट छूट गया। ओके, सो प्रोसेस इज कंप्लीट, आपका काम है फॉर्म भरो, सबमिट करो, स्क्रूटिनी जो है आपका फिजिकल जो है स्क्रूटिनी स्क्रूटिनी करना है वो कर लो, उसके बाद में आप मेरिट लिस्ट में अपना नाम देख लो, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में सब कुछ पूरा रो आपका एकदम ठीक ठाक है, तो इसका मतलब आपको ग्राइवेंसेस कुछ नहीं करना है, मेरिट लिस्ट का इंतजार करो। मेरिट लिस्ट के बाद में हमारा नेक्स्ट टास्क क्या रहेगा, ऑप्शन फॉर्म फिल, ठीक है? दूसरा एक चीज बहुत से बच्चे बोल रहे हैं यार ड्यूरिंग दिस फॉर्म है ना, वो बोल रहा है कि पेमेंट का भी प्रोसेस है, पेमेंट भी करना है, पेमेंट ऑलरेडी आपने कर दिया है, तो बाय डिफॉल्ट वो डिसेबल फील्ड है ना, वो एक स्टेप बाय स्टेप हो जाते हैं, तो वहां पे रहता है, बट वो फील्ड से हमने को कोई लेना देना नहीं है। दूसरा चीज दोस्तों, जिनका कास्ट है और जैसे किसी के पास नॉन क्रीमी लेयर नहीं है, अभी क्या होता है ना, ओबीसी कैंडिडेट को नॉन क्रीमी लेयर लगता है, तो वो बच्चे ने क्या, अगर नहीं है आपके पास जस्ट अप्लाई इट। फिजिकल वालों को क्या, फिजिकल स्क्रूटिनी वालों को डॉक्यूमेंट में खाली रिसिप्ट बता दिया तो भी चलता है, यहां से आगे 1.5 महीना आपको मिलने वाला है एक्चुअल डॉक्यूमेंट के लिए। अगर वो एक्चुअल डॉक्यूमेंट नहीं मिला तो आपको डायरेक्ट स्पॉट राउंड में एंट्री मिलेगी, जहां कहीं पे एडमिशन बचे होंगे वहां पे आपको चांस मिलेगा, ठीक है? तो ये एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना है, तो ये हमने देख लिया, और ऑब्वियस है उसके बावजूद भी कोई दिक्कत आए तो यहाँ पे सब कुछ दिए हुए नंबर, मोस्टली ये लोग नहीं उठाते, ठीक है, बट यस नंबर दिए हुए हैं, आप लोग यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। मैं तो किसी को नहीं कहूंगा, सबको मैं ये बोलता हूँ सीधा फैसिलिटेशन सेंटर पे जाओ,
प्यार से बात करो, बता देते वो लोग, क्योंकि उनके पास में ना स्पेशल लॉगिन है, वो लॉगिन में से वो सब कुछ एडिट कर सकते हैं जो चाहे वो। तो बहुत बार ऐसा होता है और वो लोग उस तरीके से उसमें कर सकते हैं, दे हैव दैट मच अथॉरिटी। ओके, तो गाइस देखो स्क्रूटिनी सेंटर बता दिया, इंपॉर्टेंट डेट्स हमने डिस्कस कर लिए। अब हम लोग आ जा रहे हैं, देखियो यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉलेज वाला लॉगिन करता है, फैसिलिटेशन सेंटर का लॉगिन अलग है, एडमिन का लॉगिन अलग है, जो पप्पा है डीटी के उनका लॉगिन अपना अलग है, आप समझ रहे हो, और हम जो है हमारा रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट लॉगिन अलग है। तो गाइस यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे हम लोग आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद में सर ये कुछ पढ़े क्या, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अभी ये पासवर्ड यार बच्चों को आदत है अभी पासवर्ड कैसा बनाते हैं ना, दो तीन क्या डालने वाले हम लोग, कैरेक्टर डालेंगे, एक आधा कैपिटल डाल देंगे, नंबर डाल देंगे, स्पेशल कैरेक्टर डाल देंगे, अच्छा सा अच्छा बना लीजिएगा पासवर्ड। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, सो आर यू अप्लाइंग एज ए फॉरेन नेशनल कैंडिडेट, मैं आपको ही पूछता हूँ, बोलो यस और नो, नो है ना। तो ये सबसे मेन है, क्योंकि अगर ये यस किया ना तो दूसरे साइट पे लेके जाएगा, ठीक है। हैव यू रजिस्टर्ड एज ए फॉरेन नेशनल कैंडिडेट, ठीक है। और फिर दोस्तों यहाँ पे इस ऑप्शन के लिए हमको क्या है दूसरे साइट पर से काम करना पड़ता है, मतलब वहां के लिए ये देखो, प्लीज रजिस्टर्ड एज फॉरेन नेशनल कैंडिडेट ऑन महासीईटी वेबसाइट, वी रीडायरेक्ट ऑन महासीईटी वेबसाइट। तो वहां पे आपको अलग तरीके के ऑप्शन मिलते हैं, तो डेफिनेटली जो बाहर के कैंडिडेट्स है उनके लिए ऑप्शन है, हमारे लिए नहीं है, तो नो करना है। देन गाइस यहाँ पे क्लियरली बोला है इफ यू आर अप्लाइंग ऑन द बेसिस ऑफ MCA CET 2024, तो यहाँ पे क्लियरली बोला है भाई सीईटी में जैसा तूने नाम लिखा था, यानी हॉल टिकट था ना, हॉल टिकट पे जो नाम है वैसे ही डालो। तो सर क्यों, यहाँ पे एक चीज समझ लेना, इसलिए क्योंकि वो आगे है ना मैच करते हैं डेटा, मतलब जब आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर रोल नंबर आगे डालेंगे ना ये भरने के बाद, तो वो आपका डेटा उनके डेटाबेस से वेरीफाई करेगा और वो डेटा फेच करके सामने लाएगा। आई बात समझ में। तो नाम जो है ना वो मैच होना चाहिए। इंडिया सिलेक्ट कीजिए, स्टेट सिलेक्ट कीजिए, डिस्ट्रिक्ट, मोबाइल नंबर अपना डालिए, दोस्त का डालिए, जिसका डालना है डालिए, ईमेल आईडी डालो, पासवर्ड डालो, कंफर्म पासवर्ड करो, सबमिट करो। तो गाइस रजिस्टर आपने ये कर दिया, ये देखिए क्लियर क्लियर दिया हुआ है कि दिस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोबाइल नंबर वही डालो जो चल रहा है। एसएमएस जनरली आने का चांस होता है ना, एसएमएस ओटीपी उसी पे आएगा, और कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ प्रॉब्लम होता है, तो गाइज उसी पे सब कुछ चीजें आती है। अब मैं आ जा रहा हूँ रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन पे, जिसमें मैंने ये ओमकार का जो लॉगिन है वो करके रखा हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग उसमें आ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे डेटा हम डाल रहे हैं 24, कैप्चा कोड डाल दिया, ठीक है। और ये वाला एप्लीकेशन आईडी कब मिला, जैसे ही मैंने सबमिट किया ना पीछे वाला फॉर्म, तो आपको ये मिल जाएगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फोटो ले लेना, वो लिख के रख लेना, ठीक है। वैसे एसएमएस भी आ जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं आता है। तो गाइस लॉगिन कर देते हैं, ये लॉगिन मैंने यहाँ पे कर दिया। तो गाइस यहाँ पे ये वाला ऑप्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फिजिकल स्क्रूटिनी का ऑप्शन मैंने क्या कर दिया था, सेट कर दिया था, तो करके ये ऑप्शन आ रहा है। आपके केस में इमीडिएटली ये ऑप्शन नहीं आने वाला, इस साइड में हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं सिलेक्ट स्क्रूटिनी मोड सबसे पहला है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो अब इस पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं, ई स्क्रूटिनी, फिजिकल स्क्रूटिनी। मेरा सजेशन ये है कि अगर आपका ओपन कैटेगरी नहीं है तो आपको किसमें जाना चाहिए, फिजिकल स्क्रूटिनी के लिए ही जाना चाहिए, अदरवाइज बाद में ना बहुत गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। अगर आपका ओपन कैटेगरी है, डॉक्यूमेंट्स में आपको इनकम सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, आपको खाली अपने मार्कशीट ही वेरीफाई करना है, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट का काम नहीं है, इनकम सर्टिफिकेट का काम नहीं है, या सिर्फ इनकम सर्टिफिकेट का काम है, जैसे वो होता है ना ईडब्ल्यूएस टीएफडब्ल्यूएस के लिए, तो उस केस में आप लोग ये कर सकते हैं, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो आपको उसकी जरूरत है। तो गाइस फिजिकल स्क्रूटिनी उन सबको करना है जिसके पास में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स टू सबमिट है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। तो ये मैंने मान लो सेव एंड प्रोसीड किया। अब इसमें देखिए ये मैंने रीशेड्यूल ऑलरेडी किया था, आपके केस में ये वाला पार्ट नहीं आएगा, तो आपको यहाँ पे जाना है, पुणे सिलेक्ट किया,
नियर, जैसे ही पुणे किया दोस्तों, पुणे में जितने फैसिलिटेशन सेंटर है वो आ गए। अभी आप नागपुर में है, सातारा सांगली अपने पास का यहाँ पे लेना है, ठीक है। तो जैसे इसके केस में हमने ले लिया, ये महाराष्ट्र एजुकेशन सोसाइटीज, आईएमसीसी कॉलेज है पुणे में, वो सेंटर ले लिया, सिटी में है, पास में है ना, तो कोई झंझट नहीं है। और यहाँ पे आ गए हम लोग, मैंने 11 का इसका बुक कर दिया, और यहाँ पे भी स्लॉट मिलेंगे, है ना। तो यार स्लॉट में भी क्या है ना, 8-10 कैंडिडेट लेते हो, देखो अवेलेबल 15-14 दिख रहा है ना, तो मैक्सिमम 15 है स्लॉट में, तो आप उस हिसाब से चलना। मैंने 11 to 12 सिलेक्ट कर दिया दोस्तों, सबमिट कर दिया। दिस इज माय फर्स्ट वर्क, क्लियर है। उसके बाद में गाइस, यहाँ पे आपका जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड, उस एडमिट कार्ड के पहले वाले रो में रोल नंबर दिया हुआ है, और उसी के साइड में एप्लीकेशन नंबर दिया है। भले यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, लेकिन वहां पे क्या लिखा हुआ है उन्होंने, एप्लीकेशन नंबर। तो बच्चे वो भी कंफ्यूज होते हैं, यहाँ करे तो क्या, वहां तो एप्लीकेशन लिखा है और ये मांग रहे रजिस्ट्रेशन नंबर। तो उसी एडमिट कार्ड पे जो रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ है वो यहाँ पे आपको डालना है। जैसे ही आप उसको एंटर करेंगे और दोस्तों इसको प्रोसीड टू नेक्स्ट करेंगे, इमीडिएटली, प्लीज ध्यान दीजिएगा, इमीडिएटली आपका डेटा उनके डेटाबेस से वेरीफाई किया जाएगा, और जो भी आपका डेटा है वो आपके सामने आ जाएगा। तो सबमिट मैंने किया दोस्तों, यहाँ पे इस तरीके से डेटा हमारे सामने आ गए, कैंडिडेट रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन, उसके मार्क्स एंड ऑल, यहाँ पे पूरे डिटेल्स आ जाएंगे। प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप हमने किया, आगे आते हैं। ये अगेन सेंसिटिव, ठीक है, ये और एक चीज सेंसिटिव है, टाइप ऑफ कैंडिडेट। तो टाइप ऑफ कैंडिडेट ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं दोस्तों। इसमें इतना ही समझ लो, कैंडिडेट पासिंग एचएससी और पासिंग डिप्लोमा, डिग्री, व्हाटएवर, कहां से, महाराष्ट्र से। कहां से होना, महाराष्ट्र से होना, ठीक है। अगर आपने 12वीं का एग्जाम महाराष्ट्र में दिया है, आपने अपना ग्रेजुएशन महाराष्ट्र में किया है, तो डेफिनेटली आपके पास लिविंग सर्टिफिकेट होगा। महाराष्ट्र में किया है तो होगा ही होगा, बराबर है। वो एक लॉजिक है। दूसरा, डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र और बॉर्न इन महाराष्ट्र। यहां ध्यान देना, 10th किया है और बाद में मैंने 12th और ग्रेजुएशन कहीं बाहर किया है, तो आप ये कैटेगरी से आउट हो गए। बात समझ में आ रहा है। आपका पूरा एजुकेशन, यानी पूरा मतलब 12th या फिर आपका ग्रेजुएशन जो है वो महाराष्ट्र में होना चाहिए। कैंडिडेट महाराष्ट्र का डोमिसाइल होना चाहिए। डोमिसाइल कैंडिडेट वो होता है जनरली जो 15 साल से महाराष्ट्र में कंटिन्यूअसली रह रहा है, या फिर उसका जन्म यहाँ का है। बात समझ में आई। या फिर आपके पास में डेफिनेटली जो सर्टिफिकेट है वो महाराष्ट्र का है, तो वो टाइप ए कैंडिडेट होता है, तो आपको वो वाला ऑप्शन चूज करना है। दूसरा ऑप्शन ये है, तू पढ़ रहा है बिहार में, 10th वही पढ़ा, 12th वही पढ़ा, जन्म कहाँ हुआ था तेरा, महाराष्ट्र में, या मान ले जन्म भी उधर हुआ लेकिन मॉम या डैड महाराष्ट्र में जॉब कर रहे हैं, कई सालों से यहाँ पे ही सेटल्ड है मान लीजिए, लेकिन आप बाहर ही पढ़ रहे हैं, और आपके पास में यानी उनके पेरेंट्स के पास, बच्चे के पास नहीं, बच्चे के पेरेंट्स के पास में डोमिसाइल सर्टिफिकेट है महाराष्ट्र का, तो वो किस में आएगा, टाइप बी में आएगा, ठीक है। तो जनरली ये दो चीजें आपको ध्यान देना है। देन महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट टाइप सी, तो आप यहां समझ सकते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं ना, उनके लिए जनरली एप्लीकेबल है। अ कैंडिडेट हु डज नॉट फॉल इन आइदर टाइप ए टाइप बी बट हुज फादर और मदर इज एन एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग एंड हु हैज बीन पोस्टेड और रिपोस्टेड टू ड्यूटी इन महाराष्ट्र स्टेट बिफोर लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कैप। ये समझ में आया आपको कि आपके पापा गवर्नमेंट ऑफ और ट्रांसफर होके इधर आ रहे, तो ऑब्वियसली ट्रांसफर होके इधर आ रहे तो बच्चे को इधर ही पढ़ाना होगा, तो उनको लिए ये दिया हुआ है। देन गाइस डी दिया हुआ है भाई, ए बी सी कुछ नहीं है, और सिर्फ वहां पे क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था, यहाँ पे क्या था, एम्प्लॉय है या रिटायर्ड एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, उनके लिए है। तो मोस्टली ये बाकी अभी आप समझ जाएंगे, यहाँ तक के जनरली बच्चे आते नहीं है। महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट टाइप ई, तो ये देखिए दम है ना, महाराष्ट्र कर्नाटक का विवाद पता है क्या आपको, है ना, थोड़ा सा पता है, ज्यादा नहीं भी पता हो तो चलेगा, वो सब वो वाला कैटेगरी है।
तो उस पे मैं अभी नहीं जाऊंगा दोस्तों, है ना। डिस्प्यूटेड विलेज लिस्ट ये खोल लेना, अगर आपको लगता है आपका जन्म उधर का है या आप उधर के तो आपका काम का है, ठीक है। बाकी आपके कोई काम की वो चीज नहीं है। तो दोस्तों इसको मैंने टाइप ए सिलेक्ट किया ओमकार को, और मैं आगे बढ़ गया, सेव एंड प्रोसीड कर दिया आगे। फिर भी इसमें कोई दिक्कत है, बाद में हम लोग चर्चा कर सकते हैं। तो दोस्तों लेट मी क्लियर, योर टाइप ऑफ कैंडिडेचर इज महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट टाइप ए। और अब यहाँ पे देखिए पुणे में ही ये बंदे ने एचएससी किया था और ग्रेजुएशन भी इधर से ही किया था। ऑब्वियस है आपको यहाँ पे ये ऑप्शन का चांस मिलेगा, ये मैंने पहले से ही फिल किया था करके वो आया है, बट आप अपना यहाँ पे चूज करने वाले हो। ओके, उसके बाद में गाइस डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। देखिए ये 3 डॉक्यूमेंट में से ध्यान दीजिएगा एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए टाइप ए के लिए, तो ये पहले क्लियर कर लो। पहली बात, आपके पास में डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। हाँ एक और चीज है दोस्तों, डोमिसाइल सर्टिफिकेट के टाइम नेशनैलिटी भी निकालना है, नेशनैलिटी कम डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना, या फिर नेशनैलिटी अलग और डोमिसाइल अलग होना। जनरली जब हम लोग डोमिसाइल लेते हैं तभी नेशनैलिटी भी ले लेना चाहिए। तो नेशनैलिटी अलग डॉक्यूमेंट है और डोमिसाइल अलग डॉक्यूमेंट है। मोस्ट ऑफ द केसेस में नेशनैलिटी कम डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको मिलता है, ठीक है। देन या तो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना, लेकिन बर्थ इन महाराष्ट्र मेंशन होना। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी चलेगा, पापा का नहीं, किसका, आपका, है ना। तो ये यहाँ पे ध्यान देना। ये बच्चे यार आपको पता नहीं क्या क्या पूछ रहे हैं ना, मुझे आप सोच भी नहीं सकते। एक तो बोलला माझ्या आजोबाचं आहे म्हणे, अरे बोला तेरा डाग ना यार, तू आजोबाला काय करायचं आपल्याला, आजोबाचं बर्थ आहे तिच्यावर। तो बच्चे कुछ भी पूछते हैं, तो क्या बोले हम आपको। एनीवे तो गाइस जैसे कि ओमकार ने मुझे बताया सर मेरे पास में डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तो हमने वो चूज कर दिया, सेव एंड प्रोसीड करके हम लोग आगे बढ़ गए। गाइस आगे आ गए हम लोग। तो अभी देखिए यहाँ पे कैटेगरी डिसीजन पे आ गए हम, कैटेगरी डिसीजन पे आ गए। ध्यान दीजिएगा, अब मैं आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो कॉलम है उस पे लेके जाता हूँ। देखो पहला कॉलम क्या था, जैसे ही शुरुआत करते हैं ना वो बोलता है भाई फिजिकल करेगा या ई करेगा, पहले तू तेरा स्लॉट बुक कर ले। स्लॉट बुक करने के बाद में क्या होता है, वो रोल नंबर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स डालते हैं, वो फेच करता है, मैच करता है। टाइप ऑफ कैंडिडेचर हम करते हैं, टाइप के डिटेल्स डालते हैं, वो था डोमिसाइल वगैरह क्या है क्या नहीं। और फाइनली अभी हम किस में आ गए, कैटेगरी डिसीजन, कैटेगरी डिटेल्स की तरफ में आ गए। चलो कैटेगरी डिटेल्स की तरफ में आ गए तो हम लोग इधर आ जाते हैं। अब अगेन ये सेंसिटिव शुरू हो गया एरिया। तो गाइस यहाँ पे देखिए सबसे पहले डू यू बिलोंग टू जनरल रिजर्व कैटेगरी। गाइस अगर जनरल कैटेगरी में चूज किया तो अपने आप कुछ नए ऑप्शंस वहां पे रिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है। तो पहला है डू यू बिलोंग टू इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस। गाइस पहली बात तो इसका प्रोफार्मा उन्होंने अपने ब्रोशर में दिया हुआ है, उसी प्रोफार्मा के हिसाब से आपके पास सर्टिफिकेट होगा। तो ईडब्ल्यूएस के लिए चूज करें, या फिर आपको लगता है कि विद इन 1.5 मंथ आप इसको अरेंज कर सकते हो तो ही करें, ठीक है। मोस्टली थर्ड राउंड के बाद में जो है अगर नहीं मिला तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ईडब्ल्यूएस जो है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए स्पेशल कैटेगरी, तो जैसे मैंने यस कर दी तो मेरे पास है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं। अभी है तेरे पास, या फिर तूने अप्लाई किया है और मिला नहीं है, या फिर है ही नहीं। मतलब यस कर रहा है और नॉट अवेलेबल कर रहा है, मतलब आपके पास रिसिप्ट नहीं है, कुछ नहीं है। अभी आपको समझ आ रहा है कि ओके ईडब्ल्यूएस में हमको जाना चाहिए, तो नॉट अवेलेबल करेंगे तो बात तो वहीं पे खत्म हो गई। तो मोस्टली क्या है, अभी भी आपने अगर नहीं किया और आपको लगता है ये मिल सकता है, 8 लाख के नीचे आपका इनकम है, तो डेफिनेटली आप इसके लिए जा सकते हैं। तो इसका अपना कोटा है, ठीक है। ऑलमोस्ट 10% कोटा आपको मिल जाता है ओपन कैटेगरी में। ओपन कैटेगरी में 100 बच्चों ने अप्लाई किया, उसमें ईडब्ल्यूएस वालों के 10 सीट स्पेशल रिजर्व है, तो उनका मेरिट ही अलग फॉर्म हो गया। फिर आई बात समझ में। तो गाइस इफ यू सिलेक्ट अवेलेबल, ये तो मैंने बता दिया आपको, सिर्फ आप इतना समझ लो प्रोफॉर्मा नंबर 5 आपको इसके लिए लगेगा और उसी फॉर्मेट में वो होना चाहिए, दूसरा वो बिल्कुल नहीं देखते। अभी बीच में एक स्टूडेंट का कॉल आया था, वो बोल रहा था कि सर मेरे पास ईडब्ल्यूएस है लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है जिसमें महाराष्ट्र एंड ऑल सब कुछ मेंशन है। बात इतना ही है, उनके प्रोफार्मा में होना चाहिए। अगर उनके प्रोफार्मा में नहीं है फिर भी आपको लगता है कि फैसिलिटेशन सेंटर ने आपको यस बोला हुआ है, तो अगर फैसिलिटेशन सेंटर वाले अलाउड करते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हो, लेकिन डेफिनेटली आपको 10 बार ये चीज कंफर्म करनी चाहिए। ओके गाइस
ये देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसका प्रोफॉर्मा भी ओपन हो जाता है। इसको प्रिंट आउट करके आप इस पे पर्टिकुलर फॉर्मेट में ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट ला सकते हो। चलो ये जनरल था, यस था। अब दोस्तों मैंने इसको कर देना है नो। ठीक, नो जैसे ही करता हूं तो फिर आ जाता है भाई ओपन कैटेगरी है लेकिन क्या आप डिसेबल हो, है ना, डिसेबिलिटी होती है। और डिसेबिलिटी का जो गणित है दोस्तों, 40% अगर डिसेबिलिटी, जैसे एक आंख चली गई तो जनरली ऑब्जर्व किया जाता है 50, 55, 60, 70% तक डिसेबिलिटी होती है। दोनों चली गई 100%, है ना। किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, एक पैर गया एक हाथ गया, तो आप समझ सकते हो सो मेनी थिंग्स आर देयर, बट मिनिमम 40% उसके लिए होना चाहिए। अब दोस्तों डेफिनेटली अगर 40% है तो यहाँ पे द PWD फॉर्मेट्स अवेलेबल अंडर डाउनलोड सेक्शन इन दिस ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो आप यहाँ पे समझ जाओ उनका भी प्रोफॉर्मा अलग है, उसी फॉर्मेट में वो होना चाहिए। आगे आते हैं दोस्तों रिजर्व। अब रिजर्व में है ना, ये चीजें बस समझ लो जल्दी जल्दी। एक तो था भाई ओपन वाला, खत्म। दूसरा है दोस्तों SC ST, इनका एक कॉम्बो होता है, इसको मैं अलग कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद में होता है OBC, फिर है ना NT, A, B, C, उसमें वैरायटी होती है। और दोस्तों आजकल एक नया आया है SBC मराठा, है ना, तो उनका अपना स्पेशल कोटा है और इसके लिए भी आपके पास में पर्टिकुलर फॉर्मेट में सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे एक और दिक्कत सबसे बड़ी ये आती है, अभी जैसे कोई बंदा OBC है, ठीक है, यहां मैं चूज कर लिया देखो OBC, ठीक है। जैसे OBC किया ना, ये शुरू हो गया। OBC वालों को क्या है ना, एक एक नंबर दिया हुआ है, ऐसा ये दिख रहा है आपको यहाँ पे। जैसे हमने अलग अलग डाले यहाँ पे, ये देखो महाली का नंबर क्या है 99। तो अब सवाल ये उठता है सर मेरा OBC का मुझे तो पता है कि क्या है कैटेगरी, लेकिन नंबर नहीं पता। तो आपका जो सर्टिफिकेट होता है कास्ट सर्टिफिकेट पे क्लियरली मेंशन किया होता है ये नंबर, समझ में आई बात। वहां से आपको ये नंबर पता चल जाता है कि ये सब कैटेगरी हम कहां से ढूंढे, तो वहां से आपको मिल जाएगा। दोस्तों SCBC में मैं गया, SCBC में देखो SCBC के अंडर में कौन मिलेगा, मराठा, SCBC के अंडर मराठा मिलने वाला, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ख्याल रखना है। बाकी तो फिर बहुत सारे कैटेगरी होती है, SC होती है, ST होती है, आप जो भी कैटेगरी में वो आपको फिल करना है। और NT में मैंने ऑलरेडी कहा NTA, जिसमें VJNT होता है वो A होता है, देन NTB, NTC, NTD। अब दोस्तों अगर जैसे मैंने यहाँ पे एक बाय डिफॉल्ट में ले लेता हूँ OBC, तो अब ये जो OBC वाला है ना, इसको दो सर्टिफिकेट लगते हैं। एक तो उसका कास्ट वैलिडिटी लगेगा उसको, और उसको नॉन क्रीमी लगेगा कि हम क्रीम नहीं खाते, है ना। तो नॉन क्रीमी लेयर, आप समझ रहे हो, ऐसे ही मजाक में मैं बोल रहा हूं जिससे कि आपको समझ पड़े कि यस यहाँ पे इनको ये सर्टिफिकेट लगेगा और वो सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए। अगर नहीं है दोस्तों, अगर आपकी जान पहचान है ना, 4-5 दिन में मिल जाएगा, 15 दिन में मिलेगा, 20 दिन में मिलेगा। लेकिन अगर OBC ओनली कास्ट वैलिडिटी है लेकिन NC नहीं है, तो आप वैसे भी सिर्फ कोई बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, यू विल बी ट्रीटेड एज ओपन कैंडिडेट, है ना। यानी कास्ट वैलिडिटी बट नॉन क्रीमी लेयर नहीं, तो काम बनेगा नहीं। तो नॉन क्रीमी लेयर भी आपको चाहिए, तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना है। हाँ, नॉन क्रीमी लेयर अगर आपके पास में देखो डेट दिया हुआ है, ये डेट तक का है ना, समझ में आ रहा है। देखो यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट नॉन क्रीमी लेयर इश्यूड बाय डैश 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 अथॉरिटी एंड क्लियर दिया है। वैलिड कब तक होना चाहिए, 31 मार्च 2025 तक, अभी 24 में चल रहे हैं, तब तक का वैलिड होना चाहिए। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, हाय घर आता है आमच्याकडे नॉन क्रीमी लेयर, अरे नॉन क्रीमी लेयर है, बट अगर कभी कभी क्या हो जाता है ना, अचानक OBC कैटेगरी के आप कैंडिडेट हो, कैस्ट वैलिडिटी है, सब कुछ है, और आपका इनकम हो गया 1 करोड़, तो अभी आप नॉन क्रीमी में थोड़ी है, आपको नया निकालना पड़ेगा ना। तब वो बोलेंगे कहाँ का भाई तू नॉन क्रीमी लेयर, तुझे नहीं मिलेगा। तो चेक कर लो पुराना है नया है कब का है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। ओके, देन गाइस ऑब्वियस है, ये देखो OBC था तो 2 थे, अभी मैं आ जाता हूँ SC में, देखो नीचे का नॉन क्रीमी गायब हो गया। आप बस SC ST कैटेगरी है, इतना ही इनफ है, आपको कोई नॉन क्रीमी लेयर की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है दूसरे डॉक्यूमेंट की। आपके पास में बस क्या होना, कास्ट वैलिडिटी होना।
अगर आपके पास में कास्ट वैलिडिटी है तो यहाँ पे अपना काम चल जाएगा। सिर्फ दो मिनट दीजिए, 2 मिनट तो नहीं, थोड़ा सा और टाइम दीजिए, 5-10 मिनट, ये खत्म हो रहा है अभी। मेन सेक्शन यही था, उसके बाद में मैं एक एक डाउट्स आपके पढ़ता हूँ। तो गाइज आई थिंक ये खत्म करते हैं कैटेगरी वाला सेक्शन। कैटेगरी का ये सब चीजें है। पर्सन विद डिसेबिलिटी, दिस आई हैव ऑलरेडी क्लियर। अब दोस्तों आ गया सबसे मेन एरिया, डोमिसाइल के अलावा क्या होना, नेशनैलिटी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो हर बंदे के पास क्या क्या होना चाहिए, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट कंपलसरी, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट। उसके बाद क्या होना चाहिए, डोमिसाइल, नेशनैलिटी। कभी कभी मैंने बोला डोमिसाइल और नेशनैलिटी एक ही डॉक्यूमेंट होता है। तो गाइस बोल, तेरे पास है क्या नेशनैलिटी? नहीं है, ठीक है। फिर बर्थ सर्टिफिकेट है, यस है, उस पे इधर का ये महाराष्ट्र का, यस। या फिर लिविंग सर्टिफिकेट लूं, है, चलो ये चेंज भी कर सकते हैं, डोंट वरी, ठीक है। तो ये मैंने टेम्पररी लिया, सेव एंड प्रोसीड किया। ओके, सिलेक्ट सब कैटेगरी, सॉरी ओबीसी, माहिती का। सो गाइस इसमें हमने रैंडमली कुछ तो भरते हैं। $82 ये मैंने यहां भर दिया। आपके पास में है कि अप्लाई किया है, वैलिडिटी अप्लाई किया है, ये कास्ट वैलिडिटी अवेलेबल, और नॉन क्रीमी के लिए अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड, यू कैन चेंज इट लेटर, ओके, डोंट वरी। ये देखो डिसेबिलिटी के लिए मैंने नो कर दिया। इंडियन नेशनैलिटी में ये बर्थ सर्टिफिकेट मैंने क्लिक कर दिया, यस। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल, ओके, लेट मी चेक, ठीक है, आगे आ गए दोस्तों। तो वहां से सीधा आगे आ गए, चेक कर लेता हूँ कैटेगरी में कुछ ले लिया क्या, यस, एक्सेप्टेड। गाइज आगे आने के बाद में यहाँ पे अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपका बोर्ड सीबीएसई या आईसीएसई था तो आपको कन्वर्जन सर्टिफिकेट लगता है। कौन सा सर्टिफिकेट, कन्वर्जन सर्टिफिकेट। कन्वर्जन मतलब क्या, आपके एक्चुअल मार्क्स वगैरह मिलते हैं, फिर नहीं समझ में आया, क्लियर है। लेकिन अगर आप एसएससी बोर्ड वाले हो तो आपको कोई टेंशन नहीं, एसएससी वाले को कोई टेंशन नहीं। तो डेफिनेटली एग्रीगेट मार्क्स हम यहाँ पे डालेंगे। तो एग्रीगेट आई रैंडमली कुछ तो मैं डालता हूँ, मार्क्स आउट ऑफ 750 था शायद ना, ये आ गए परसेंटेज, थोड़े ज्यादा ही होंगे तुझे ना, ठीक है। सो अरे खुश हो जा तू भी यार, है ना, 86 करते हैं। तो मैथमेटिक्स में मैं कर देता हूँ तेरे को 67 मार्क्स। ऑब्टेन मार्क्स क्या किया मैंने, ऑब्टेन कैन नॉट बी ग्रेटर देन, चलो पहले ये डाल देते 100। एसएससी साइंस, तो मार्कशीट पे तो आपको समझ में आ जाएगा यार, मार्क्स अपने अपने है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने डाल दिया 6500, इंग्लिश में डाल देता हूं मैं, चल तुझे 7800 कर दिया, ओके। देन गाइस यहाँ पे भाई 10th के पूरे डिटेल में डालो बोलता है, लेकिन 12th के क्या बोल रहा है, सिर्फ फाइनल कितने मार्क्स था, आउट ऑफ कितना था उतना ही डालो। तो ये मैंने कुछ तो रैंडमली डाल दिया, 550 डाल दिया, यहाँ 650 होता है ना, कितना होता है 12th में, हाँ ठीक है, छोड़ो चलो ये मैंने कर दिया। अब दोस्तों आ गए हम आगे, क्लियर है यहाँ पे पक्का, ठीक है, 600 होता है, चलो 600 हमने ये कर दिया। दोस्तों अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्लीज फिर से बता रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये इसलिए है क्योंकि अगर आपके पास में 10th का मार्कशीट ओरिजिनल नहीं है, 12th का मार्कशीट ओरिजिनल नहीं है, ऐसा बहुत बार बच्चों का हो रहा है की बोलते हैं पण नंतर घराच्या शिफ्टिंग मध्ये कुठे गेलं माहितीच नाही कोणाला। आपके दिमाग में है तो आपके मॉम डैड से कंफर्म करो तिजोरी कुठे आहे, बघा तिथे, ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे केस में मतलब ऐसे मैंने 2-3 बार देखे स्टूडेंट्स जो स्टेट बोर्ड पे राउंड करते करते थक गए, तो नहीं है तो वो वैसा आपको वहां अप्लाई करके वो भी आप वहां पे बता सकते हैं, ठीक है। डिजी लॉकर में बता सकते हैं। अगर अभी हर बच्चे ने फेच नहीं किया है डिजी लॉकर से, है ना, वो जरूर सबको फेच करना चाहिए, 10th का 12th का सब आराम से फेच हो जाता है। दूसरा चीज दोस्तों, अभी किसी ने मुझे पूछा था कि सर अभी तो एग्जाम दी है, मेरे पास तो मार्कशीट ही नहीं है 6 सेम का, तो देयर इज ऑप्शन यार, अपियरिंग का ऑप्शन है, तो अपियरिंग का ऑप्शन चूज करना है, पास थोड़ी करना है। पास आप भले हो गए हो लेकिन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट अभी आपके पास में नहीं आया है, जो आया है वेबसाइट पे आया है।
है ना। तो बहुत सारे कॉलेजेस महाराष्ट्र में ऐसे हैं जिन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए, यूनिवर्सिटीज ने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए, बट मार्कशीट अभी तक कॉलेज में से इशू नहीं हुई है या फिर फाइनल डिग्री इशू नहीं हुई है, तो स्टिल यू आर अपीयरिंग कैंडिडेट। अगर आपके पास 6 के 6 मार्कशीट है, तीनों ईयर्स के मार्कशीट है, तो ये काम करना है आपको, सिलेक्ट करना है पास, अदरवाइज नहीं। ओके, यहां आ जाते हैं दोस्तों ग्रेजुएशन स्ट्रीम। तो देखो काफी ऑप्शन है, बीसीए, बीबीए, बीसीएस, बीएससी, बीएससी कंप्यूटर। अभी कुछ बच्चे बोलते हैं तो बीसीएस भरू, बीएससी भरू, बीएससी कंप्यूटर। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जब वो जो आपने भरा होगा, कब भरा होगा, एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा ना एमसीए का एग्जाम का, वो टाइम में जो चूज किया था वही चूज कर लो। अभी ऐसा है, आप मान लो बीएससी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, आपने गलती से बीएससी भी कर लिया, तो वो आपको तलवार की नोक पे नहीं रखने वाले, डोंट वरी, इतना उतना चलता है, ठीक है, इसका कोई ज्यादा झंझट नहीं। लेकिन तू बीएससी के बजाय तूने बीसीए कर दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो फॉर बीएससी कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट आप बीसीएस ले सकते हो, बीएससी ले सकते हो, बीएससी कंप्यूटर ले सकते हो, तीनों में से कोई भी ले सकते हो। बाकी वाले स्ट्रीम वालों के लिए तो एकदम फाइनल है, क्लियर क्लियर मेंशन किया हुआ है। व्हाट दे वांट ना, दे वांट ओनली कि यस आप ग्रेजुएट हो। एमसीए वाला हर टाइप के ग्रेजुएट को एक्सेप्ट करता है। ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटीज अगेन इंपॉर्टेंट, तो मैं आपका ले लेता हूँ, मान लो बीएससी कंप्यूटर ले लिया, देन सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी ये है गाइस। ये देखो प्लेस ऑफ पासिंग इंडिया है, ग्रेजुएशन टाइप फुल टाइम है आपका, 3 ऑप्शन होते हैं, फुल टाइम, पार्ट टाइम, डिस्टेंस एजुकेशन। इंडिया में इग्नू, यशवंतराव चौहान यूनिवर्सिटी, ऐसी बहुत सी यूनिवर्सिटी डिस्टेंस मोड में आप डिग्री करते हो एंड यू अपीयर फॉर द एमसीए एग्जाम, तो फिर भी आप एमसीए के लिए जा सकते हो। तो ऐसे बच्चे पार्ट टाइम, डिस्टेंस अपना अपना मोड चूज करें, फुल टाइम रहेगा जनरली। पासिंग ईयर तो ऑब्वियसली क्या रहेगा 2024, बट आप में से ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो गैप लेके भी पढ़ते हैं, है ना, तो वो ध्यान देना है आपको। 2022 में पास आउट था, 23 में पास आउट था, गलती मत करना 2024। दूसरा चीज, पास अगर आपने किया तो इसका मतलब आपको 6 सेम का मार्कशीट कंपलसरी लगेगा, ठीक है। तो इस ईयर अगर अभी तक आपका मार्कशीट नहीं आया है, गो फॉर अपीयरिंग, क्योंकि पास अगर करते हो तो फिर इमीडिएटली देखो ग्रेजुएशन मार्क्स टाइप, परसेंटेज एंड ऑल सब पूछने लग गया, बराबर है। तो अगर मार्कशीट फिजिकली नहीं है ये, तो आई सजेस्ट अभी के लिए उसको क्या रखो, अपीयरिंग ही रखो। आई बात समझ में। तो अपीयरिंग मैंने कर दिया, तो अब वो आपको पूछेगा मैथमेटिक्स एट 12th एचएससी हायर लेवल। तो इसका मतलब क्या है, एमसीए वाला ये बोलता है कि या तो आपका 12th में मैथ्स होना, या तो आपका ग्रेजुएशन में मैथ्स कंपलसरी है। ये बात समझ में आई। तो आपको सब्जेक्ट का नाम लिखना है, जैसे जनरली बीएससी कंप्यूटर साइंस का बच्चा है तो उसका 12th में जनरली मैथ्स होता है, जनरली मतलब उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये। तो उन बच्चों को मैं सजेस्ट करूं, क्योंकि क्या है आप बीएससी कंप्यूटर साइंस का डालेंगे तो उसमें 4-5 मैथ्स मिलते हैं, अभी कौन सा मैथ्स डालूं ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है, तो बेटर किसका डाल दो, 12th का डाल दो। बात आई समझ में। लेकिन आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका बीसीए है, तो उनको बिजनेस मैथ्स करके सब्जेक्ट होता है, बिजनेस मैथ्स करके यहाँ पे डाल देना चाहिए। आई बात समझ में। तो उस तरीके से आप यहाँ पे डिटेल्स फिल कर सकते हो। उसके बाद में गाइस यहाँ पे क्लियर बोला हुआ है, ये देखिए कैंडिडेट मस्ट हैव स्कोर्ड 50% ना, ये समझना 50% से ऊपर अलाउड है, तो 50% होना ही होना चाहिए। हाँ, लेकिन इसका मतलब कैटेगरी वाले स्टूडेंट का वो टेंशन नहीं, कैटेगरी वाले का दिया है, कितना दिया है 45%, तो 45% भी है तो भी आपको इसमें एडमिशन मिलता है। गाइस यू वोंट बिलीव, आई वॉज हैविंग अ कैंडिडेट जो जिसको मार्क्स था 51%, कितना था 51%, बीसीए में लिटरली रोता था। वो भाई ने एमसीए सीईटी टॉप किया, एमसीए सीईटी टॉप किया, रो रो के बीसीए खत्म किया और सीईटी टॉप किया, टॉप कॉलेज में गया, टॉप प्लेसमेंट लिया, क्योंकि उसको वो जो थ्रिल एंड फील मिला कि यार मैं कहा था और कहां से कौन से कॉलेज में आ गया। तो दिस इज द पावर ऑफ दिस सीईटी। ये सीईटी का पावर है कि उन 3 साल में मैं कैसा था, दैट नेवर मैटर्स, अब मैं कहां जाऊंगा दैट मैटर्स। तो सीईटी का पावर बहुत है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पावर बहुत है। आपको वो कहां से कहां ले जा सकती है। तो सेव एंड प्रोसीड मैंने किया। ओके गाइस, सो अभी हम आ गए, दिस आर द डिटेल्स
जो HSC मार्कशीट पे है वो मदर का डिटेल्स यहाँ पे डाल दिया, स्पेलिंग ना, इनफ, इतना ही होता है HSC पे, है ना, इनिशियल नेम ही होता है, ठीक है। सो डेट ऑफ बर्थ में ऐसे ही रैंडमली अभी डाल देता हूँ, ईयर बता, नहीं तो ये परेशान कर देंगे तुझे, बर्थडे विशेष दे देंगे, है कि नहीं दादा, तो इसके लिए ज्यादा डिटेल नहीं डालते हैं अभी, डमी डिटेल्स डाल देते हैं 1977। ये कॉमन चीज है यार, आप सबको पता है, ये आजकल होने लग गया है, पता क्या, डेट ऑफ बर्थ 2 बार, ये जेंडर 2 बार पूछते हैं, क्योंकि बच्चे क्या पता है नींद में फॉर्म भरते हैं हर साल, वो सीईटी सेल परेशान हो जाता है और नए से उनको फॉर्म क्या करना पड़ता है, रीओपन करना पड़ता है, तो इसलिए वो बार बार उन्होंने पूछा है कि भाई ठीक से देख ले, पढ़ ले। ओके, आर यू ऑर्फन, ऑर्फन का भी दोस्तों अभी कोविड की वजह से काफी कुछ केसेस ऐसे, तो उनका प्रोफर्मा अलग है, तो नो में करता हूँ, वेरी सेंसिटिव अगेन, एनुअल फैमिली इनकम, तेरे पास सर्टिफिकेट है मान ले 3 लाख का और यहाँ डाल रहा है तू 10 लाख, है ना, तो पूरा कॉन्ट्रा हो गया ना काम। तो आपको ये चीज समझ में आना चाहिए, अगर आप ईडब्ल्यूएस में अप्लाई कर रहे हैं या आप ट्यूशन फीस वेवर स्कीम के अंडर में अप्लाई कर रहे हैं या आप नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट के हिसाब से आप देख रहे हैं, तो वैसा ही आपको यहाँ पे इनकम रेंज डालना चाहिए, है ना, तो इतना आपको ख्याल रखना है। सो मैंने ये कर दिया। रिलीजन, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या होता है ना, कोई बच्चा अगर हिंदू कर दिया ना, यहाँ पे फंस गया हो, अगर वो माइनॉरिटी कैंडिडेट है, होती ना, आदत होती है कुछ कुछ बच्चों को, मतलब क्या होता है ना, हिंदू के अंदर भी ऐसा, हम लोग कंबाइंड रहते हैं, इंडिया ऐसा कंट्री है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि किसी जैन वाले को भी लगता है आई एम द हिंदू ओनली, उसको पता ही नहीं मेरा धर्म क्या है, जैन है, स्पेशली ऐसा बहुत सी केसेस में मैंने देखा है। तो यूजुअली वो क्या करते हैं, हिंदू करके खत्म करते हैं, या फिर बाय डिफॉल्ट, कभी पहले 1-2 बार ऐसा हुआ है बाय डिफॉल्ट बिलीव होती, वहां भी कंफ्यूजन होता है। कई ये इसलिए क्योंकि स्पेशली जो माइनॉरिटी कॉलेजेस है, जैसे कोई जैन है, तो जैन के बहुत सारे कॉलेजेस एमसीए के लिए है महाराष्ट्र में, जहां 50% सीट उनके लिए रिजर्व है, तो उन्होंने वो, और माइनॉरिटी के कॉलेजेस अलग, लैंग्वेज स्पेसिफिक कॉलेजेस अलग, लिंग्विस्टिक कम्युनिटी, आई बात समझ में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मदर टंग कौन सा है, उसके हिसाब से चीजें होती है। तो गाइस यहाँ पे एक अदर करके एक ऑप्शन है, अदर अगर आप करेंगे तो अदर में जैसे आपने कर दिया फिर हिंदी, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको अपना धर्म पता होना चाहिए, उसी हिसाब से यहाँ पे अप्लाई करें। ये स्पेशली उनके लिए मैं बता रहा हूँ जो माइनॉरिटी में है और जिनको पता है हम माइनॉरिटी में, और माइनॉरिटी में भी हम बोली भाषा से माइनॉरिटी में है या धर्म से माइनॉरिटी में है, ये समझ आपके पास में होनी चाहिए, तो ही आप यहाँ पे अप्लाई करने वाले हो। तो बाय डिफॉल्ट मैं यहाँ आ गया जैसे हिंदू और यहाँ कर दिया मराठी, करेक्ट है ये? Okay, so if you select religion as a Hindu, you are not eligible to apply for religious minority, क्योंकि हिंदू माइनॉरिटी नहीं है इंडिया में, क्लियर। Then if you select mother tongue as a Marathi, you are not eligible to apply for linguistic minority, क्योंकि you are living in Maharashtra, तो महाराष्ट्र में मराठी ये माइनॉरिटी में नहीं है। Do you want to apply for TFWS? मैंने सबको बोला दोस्तों ये कर देना यार, यस, स्पेशली कौन से कैंडिडेट्स ने बोला, ओपन वालों, एक बार के लिए कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये कंसिडरेशन बहुत बार हो जाता है, तो मेरा सजेशन है करना है आप कर सकते हैं, अदरवाइज क्या हो जाएगा वो ऑप्शन नहीं, अगर 8 लाख से नीचे है इनकम तो बाय डिफॉल्ट आप, क्योंकि इसके ये टीएफडब्ल्यूएस के लिए कोई कोटा नहीं है, ये ओपन कैटेगरी को दिया हुआ एक्स्ट्रा फैसिलिटी है। योर मींस हम लोग आपको ओपन ही कंसीडर कर रहे हैं, बराबर। ईडब्ल्यूएस के लिए अलग है, इसके लिए खाली आपके पास में क्या होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट, कोई अलग से सर्टिफिकेट प्रोफार्मा इसके लिए नहीं लगता है। तो ओपन कैटेगरी बच्चा जिनका जो अरेंज कर सकते हैं इनकम सर्टिफिकेट 8 लाख तक का, उन्होंने जनरली यस करना चाहिए। इसका मतलब इतना ही है, फीस कम या फिर ऑलमोस्ट नहीं भरना पड़ेगा। ओके, तो आप अर्बन एरिया को बिलोंग करते हैं या रूरल एरिया में, जो गांव तरफ के बच्चे हैं दे शुड ऑप्ट फॉर रूरल, अदरवाइज बाकी सब अर्बन यहाँ पे कर सकते हैं। सो आई फील इंफॉर्मेशन में डालता हूँ,
हाँ, यहां भी कंफ्यूजन होता है, भाई तू रहता सदाशिवपेट में, बट याद क्या है पता है हमको, हवेली। रहता सदाशिवपेट में है, डालता है हवेली। पुणे सिटी दिया है ना। आपको समझ में आई मैंने क्या बात बोली? वो बचपन से पता है हमको हवेली, तो हम हवेली ही डालते हैं। बट अगर यार तेरा पिन कोड नंबर देख लेना क्या है, 401 है, या वो होता है 411001 है, 2 है, 3 है, देख लो आप सिटी एरिया में, यानी कॉरपोरेशन जिस एरिया में आ गया है ना, पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जिस एरिया को बिलोंग कर रहा है अभी फिलहाल, वो क्या है, पुणे सिटी, या जो भी आप अपने अपने हिसाब से इसमें देख सकते हैं। फिर पुणे सिटी में देखो, यहाँ पे जब हम आएंगे दोस्तों, तो ये देखो यहाँ दिया है पुणे सिटी में पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। आई बात समझ में? क्लियर है? ये चीज पे ध्यान देना। वैसे आप हवेली भी कर देंगे ना, कोई नहीं बुलाएगा आपको, ठीक है। तो 411 कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट है तो वही ऑप्शन ऑप्ट कीजिए। मैं ऐसे ही टेम्पररी डाल रहा हूँ, ये बाद में चेंज करेंगे। देन अल्टरनेट मोबाइल नंबर जरूर डालें और टेलीफोन नंबर जरूर डालें। सेव एंड प्रोसीड हम कर रहे। परमानेंट एड्रेस डालो बोला था, कहाँ था परमानेंट एड्रेस? यहाँ था। ठीक है। ओके, तो गाइस ये हम लोग आगे आ गए। इसके बाद में क्या अपलोड करना चाहिए? फोटो अपलोड करना चाहिए। उसके बाद क्या अप्लाई करना चाहिए? सिग्नेचर, है ना। तो यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है, और अभी तो आदत है यार आपको, है ना, फोटो स्कैन करना है, मोबाइल से लेना है, क्रॉप करना है पर्टिकुलर फॉर्मेट में, और वो हमको यहाँ पे अपलोड करना होता है। चूज अ फाइल किया, यहाँ पे अपलोड किया, सेव एंड प्रोसीड किया, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में दोस्तों क्या आएगा ऑप्शन? सिग्नेचर का आएगा। सिग्नेचर आपको यहाँ पे करना होगा। तो अभी टेम्परेली तो है नहीं, तो हम लोग यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। मैं सीधा आगे वाले पॉइंट पे जाता हूँ। तो देखो फोटो अपलोड वाले में हम लोग आ गए, और इसके बाद में यहाँ पे आपको अलग अलग लिंक्स मिलेंगी। अभी आगे नहीं जाएगा क्योंकि अभी हमने फोटो स्कैन नहीं किया है। हाँ तो नहीं ठीक है ना, बाकी कुछ नहीं। अब दोस्तों मेजर जो पार्ट था हमने फॉर्म का खत्म किया। आपको फोटो, उसके बाद में क्या करना होगा, आपका सिग्नेचर अपलोड करना होगा, और फाइनली इसके बाद में पूरा डिटेल्स ऑलमोस्ट आपका फिनिश हो जाएगा। फिर इसके बाद में क्या आएगा सर? डॉक्यूमेंट अपलोड। क्या आएगा? डॉक्यूमेंट अपलोड। वो फाइनल स्टेज आपका रहेगा। तो डॉक्यूमेंट अपलोड में मैंने यहाँ पे कुछ जो जनरल कंफ्यूजन है वो क्लियर कर देता हूँ। उन्होंने ग्रेजुएशन का मार्कशीट के लिए एक ही पीडीएफ बोला है, मतलब एक ही ऑप्शन है। तो आपके पास में तो 6 मार्कशीट रहेंगी या 5 रहेगी, तो आपको क्या करना चाहिए? पूरी एक ही फाइल बनाना है, और वो फाइल बना के अपलोड करना है। बात समझ में आया? फिर सर EWS है, TFWS है, या ट्यूशन फीस वेवर स्कीम वाला है, तो कैसे करें? जहां जहां आपको लगे कि आपके पास में मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स है किसी एक चीज के लिए, तो आपको सिंगल पीडीएफ बना के क्या कर देना चाहिए? अपलोड कर देना चाहिए। ओपन कैटेगरी वालों के लिए तो कॉमन है यार, 10th है, 12th है, डोमिसाइल है, नेशनलिटी है, और ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट से फोटो अपलोड किया, सिग्नेचर अपलोड किया, बात खत्म। क्लियर? तो और जो कास्ट वाले हैं स्पेशली ओबीसी, उनको 2 आ जाएगा, कास्ट वैलिडिटी अलग, नॉन क्रीमिलियर अलग। अब दोस्तों बहुत बार ऐसा हो जाएगा कि वहां पे अगर आपने लिखा है कि अप्लाइड बट फॉर नॉट अवेलेबल, है ना, भाई अप्लाई किया है बट अभी नहीं है, तो डेफिनेटली मैंडेटरी का ऑप्शन वहां से हट जाएगा। मैंडेटरी मतलब पता है ना, स्टार मार्किंग होता है वहां पे रेड कलर का। तो ये चीज आपको यहाँ पे मतलब बिल्कुल ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान देना है। ओके, सो इस तरीके से आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में क्या होगा? सबमिट करने के बाद में आपको दोबारा याद दिला दूं, आपको फिजिकल स्क्रूटिनी का ऑप्शन अगर चूज किया है, उस स्लॉट में आपको पहुंच जाना है। अगर आप पहुंच नहीं पाए तो क्या होगा? ठीक है, मान लो 11 बजे का स्लॉट दिया था, पुणे का ट्रैफिक, आप पहुंचे 12 बजे, तो ऑब्वियसली वो आपको डिनाई कर देगा। तो आपने तुरंत क्या करना है? रीशेड्यूल करना है। क्या करना है? तुरंत रीशेड्यूल करना है। समझ गए? बट इसमें क्या होगा, अगर आप बोलेंगे सर 14 जुलाई को मैं जाऊंगा, तो फिर रीशेड्यूल का चांस भी चले जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा आपको 11 तारीख तक ये चीज खत्म कर देना। आई थिंक 11 की जब हम बात कर रहे हैं दोस्तों, लेट मी क्लियर, आई थिंक थर्सडे की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आपके पास में 3 दिन चांस रहेगा। समझ में आ रहा है? मोस्टली तो आपको आजकल में ही अभी आपको कर देना चाहिए।
दूसरा चीज दोस्तों, वो एक आपका झंझट खत्म कि आपको अगर दिक्कत आता है, टाइम पे नहीं पहुंच पाते, आपके पास में रीशेड्यूल का ऑप्शन है। उसके बाद में वंस आपका स्क्रूटिनी सक्सेसफुल हो गया, इस स्क्रूटिनी किसने करना है? ओपन कैटेगरी, जिसके पास में वही इनकम सर्टिफिकेट, इनकम नहीं, डोमिसाइल है, नेशनैलिटी है, मार्कशीट है, उन्होंने ई स्क्रूटिनी करो और बाकी सबने फिजिकल करो, ये मेरा कहना है। अब दोस्तों इसके बाद में आपका सीधा एक बार आपका स्क्रूटिनी हो गया, प्रॉपरली सब कुछ हो गया, डायरेक्ट किस चीज के लिए इंतजार करना है आपको? प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के लिए। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट को प्रॉपरली चेक करो, कहीं भी कुछ गलती आपको दिखती है तो इमीडिएटली ग्राइवेंसेस रेस करो, दैट विल बी द फाइनल चांस कि आप अपनी गलती को सुधारने वाले रहेंगे। तो बहुत सारे छोटे मोटे ऑप्शन नहीं मिलेंगे, जो मेजर है वही चीजें वहां पे चेंज होती है। उसके बाद में दोस्तों सीधा फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट में आप चेक कर लेवे कि आपकी कैटेगरी में आपका रैंक कौन सा है ना? रियल में आपको बताऊं, उस दिन डिसाइड होगा कि मैं कौन सी कॉलेज को फर्स्ट में अप्लाई करूं, क्योंकि हर साल मेरिट लिस्ट के रैंकर्स बदलते हैं, कभी कम होते कभी ज्यादा होते। मान लो इस साल एससी कैटेगरी है या ओबीसी कैटेगरी है, उसमें 99 लाने वाले कम बच्चे हैं, जैसे 2-3 ही बच्चे हैं फॉर एग्जांपल। पिछली बार मान लो 50 होंगे, इस बार 2-3 ही बच्चे हैं, तो पिछला कट ऑफ यहाँ काम ही नहीं आया ना। तो आप 97 वाला 98 वाला भी यहाँ पे क्या हो सकता है, उसको कॉलेज मिल सकता है। तो दोनों मेरिट लिस्ट सामने रखे, लास्ट ईयर का, ये ईयर का, और कैटेगरी वाइज देखिए, क्योंकि जैसे कि उन्होंने प्रोविजनल जो कॉलेज का मैट्रिक्स है, नॉट प्रोविजनल, कॉलेज का जो मैट्रिक्स है वो लास्ट वाला ही डाला है, मतलब ना कोई कॉलेज ऐड हुआ है ना कोई कॉलेज घटा है। इसका मतलब ये हुआ टेंटेटिवली। तो मतलब क्या है कि लास्ट टाइम अगर मान लो ओपन कैटेगरी में बहुत सारे रैंक होल्डर्स होंगे और इस साल कम होंगे, तो 98 वाले ने भी फर्स्ट ऑप्शन अच्छे कॉलेज का डालने में कोई हर्ज नहीं है। चीजें समझ में आ रही है आपको मैं क्या बोल रहा हूं? तो इसका जो आंसर है कि कौन सा कॉलेज हम डाले, वो रियल में कब डिस्कस करना चाहिए? 22 जुलाई को, जब मेरिट लिस्ट आ जाए। क्लियर है आपको? तो राइट नाउ आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस कौन सा कॉलेज डालना है और कौन सा कॉलेज, क्योंकि वो डिस्कशन का कोई अभी वैल्यू ही नहीं है। तो हम लोग इस चीज को डिस्कस करेंगे, मैं आपको दोनों मेरिट लिस्ट कंपेयर करके बताऊंगा। आई कंपेयर बोथ मेरिट लिस्ट, हम लास्ट ईयर का भी करेंगे, ये भी करेंगे, और फिर हम सोचेंगे, फिर अपने मार्क्स के हिसाब से आप लोग अपना डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सा आपको कॉलेज चूज करना चाहिए। तो ऑप्शन फिलिंग वाला अलग है, और ऑप्शन फिलिंग्स के भी रूल्स होते हैं। राउंड 1 में ही हमारा कॉलेज मिल गया तो क्या होगा, राउंड 2 में क्या होगा, राउंड 3 में क्या होगा, स्पॉट राउंड क्या होगा, वो डिस्कशन जिस दिन कैप फिलिंग स्टार्ट होगा उस दिन हम करेंगे। ठीक है, तो अभी ज्यादा हमको कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस है उनको पहले डिस्कस करते हैं। तो अभी लेना कैसे, इनको कैसे ले, क्यू में लू या स्टैक में लू? लास्ट इन फर्स्ट आउट ही लेना पड़ेगा, है ना? आप समझ गए ना मैं क्या बोला? थोड़ा हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में गए, बट ठीक है। पहले एक सवाल ले रहे हैं हम लोग। सर मेरा बीबीए कोर्स किया है, मगर मेरा बिजनेस मैथमेटिक्स एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स था और मार्क्स है सीजीपीए में, और वो पूछ रहा है परसेंटेज, फिर कैसे करें? गाइस ये भी मैंने बताना भूल गया। अब जो आपके आ रहे हैं वो सीजीपीए आ रहे हैं, है ना? तो आपकी जो मार्कशीट होती है, फाइनल मार्कशीट, वो अपीयरिंग वाले को तो कोई झंझट नहीं, बट जो पास वाला है ना, आपकी मार्कशीट पे एक नंबर दिया होता है कि आपके सीजीपीए को उस नंबर से अगर मल्टीप्लाई किया है उस फॉर्मूला से, तो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है? आपके परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपकी फाइनल मार्कशीट आप जरूर देखें, उसमें आपको मिलेगा कि क्या फॉर्मूला से आपको उसको मल्टीप्लाई करना है और किस तरीके से उसको डिकोड करना है। अदरवाइज फिर कॉलेज में ही आपको पूछना पड़ेगा। और आई सजेस्ट यू बिजनेस मैथमेटिक्स आप उसके अंदर डालें। सर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट रिन्यू करना पड़ता है क्या? अब गाइस देखिए, बात रिन्यू की नहीं है, बात किसकी है? उनके प्रोफार्मा में आपके पास में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैंने ऑलरेडी उनका प्रोफार्मा यहाँ पे बताया। देखो कैटेगरी जब मैं डाल रहा था, आई थिंक टाइप डिटेल्स एंड देन कैटेगरी, ये जनरल जब डाला, यस, और यहाँ पे देखिए ये प्रोफार्मा दिया हुआ है। इसी प्रोफार्मा में अगर आपका सर्टिफिकेट है तो फिर कोई नीड नहीं है। दूसरा चीज दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि 8 लाख से कम होना चाहिए, और ऑब्वियस है
कि रिन्यूअल का इसको जरूरत पड़ता है। दूसरा चीज दोस्तों एक और है, टीसी लागेल का सर वेरिफिकेशन नो, अभी टीसी नहीं लगेगा, यू आर अपीयरिंग कैंडिडेट, बाद में दिया तो भी चलेगा, अभी कोई जरूरत नहीं है। ओके, अब मैं टॉप से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे पहला सवाल था दोस्तों, सर बट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी लगता है ना? वो तो लगता ही है। अगर 8 लाख से ज्यादा है तो टीएफडब्ल्यूएस कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। एलसी ऑप्शनल है ना, एफसी पे गया था तो बोले कि सबमिट करना पड़ेगा, बाकी सब हो गया है, सिर्फ एलसी बाकी है और उन्होंने जितने थे उतने वेरीफाई किए हैं, सो एलसी बिना कैप प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकता हूँ ना? एलसी मीन्स लिविंग सर्टिफिकेट। यस, लिविंग सर्टिफिकेट का मैंने आपको पहले ही बोला दोस्तों कि लिविंग सर्टिफिकेट आपको, अभी आपका डिग्री तो हो गया, आपको पता है पास हो गए, सिर्फ मार्कशीट नहीं मिला है, तो लिविंग सर्टिफिकेट के लिए तो वैसे भी आपको अप्लाई कर देना है। अगर कॉलेज में से बहुत बार लिविंग सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो एटलीस्ट वैलिड रीजन उनके साथ उनसे लेटर हेड पे लिख के लेना है। बहुत बार होता है ना, क्लर्क होता ही नहीं है या और भी कुछ इश्यू होते हैं, तो प्रॉपरली लिख के लेना चाहिए। बट बिफोर कैप राउंड्स आपके पास में एलसी अवेलेबल होना चाहिए, वो चीज आप ध्यान दें। सर इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई किया है तो सबमिट इतना जल्दी कैसे सबमिट कर सकते हैं कि एटलीस्ट 15 डेज? इनकम सर्टिफिकेट आपने अप्लाई करो, अप्लाई करने के बाद में खाली उसका रिसिप्ट उधर बताओ फैसिलिटेशन सेंटर पे, बात खत्म। मेरिट लिस्ट कौन से बेसिस पे रेडी होती है? ओनली सीईटी मार्क्स या फिर सारे मार्क्स को ऐड करके? ओनली सीईटी बेसिस। सर मेरा पास बिहार स्टेट का ओबीसी सर्टिफिकेट है, नहीं चलेगा। सर वेयर डू वी गेट कन्वर्जन सर्टिफिकेट? या वो जो स्कूल से आपने पास किया है वो स्कूल में भी दिया तो चलता है। सर अगर इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है तो 5-8 दिन में आएगा तो कितना टाइम अपलोड करना पड़ेगा? खाली रिसिप्ट अपलोड करो उसका, इनकम सर्टिफिकेट ही अभी अपलोड करना है ऐसा कुछ नहीं है। मेरा सेम 6 मार्कशीट ऑनलाइन आया है तो मैं भर दूं क्या? ऑनलाइन वाले को तो बिल्कुल नहीं करना, मैंने बोला ना अपीयरिंग वाला करो। सर मेरा बीबीए कोर्स किया है, ये हो गया। सर प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज स्पॉट राउंड इन ब्रीफ। चलो स्पॉट राउंड के बारे में जल्दी से बता दे तो प्लीज प्लीज ध्यान दो। स्पॉट राउंड क्या होता है? देखो बहुत बार क्या हो जाता है ना, अच्छे अच्छे कॉलेजेस के ना अचानक से सीट कैंसिल हो जाते हैं। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, यानी फर्स्ट राउंड में एक बच्चे ने लिया, फाइनल भी कर दिया, एडमिशन फीस भी भर दिया, बट होता क्या है पता है क्या? सेकंड राउंड, थर्ड राउंड यानी कुछ प्रोसेस आगे चलती है और वो बच्चा बोलता है कि नहीं मुझे तो एनआईटी मिल गया, तो वो क्या करता है, वो सडन फर्स्ट राउंड का एडमिशन वहां जाता है, बोलता है कैंसिल, तो सीट तो खाली हो गया ना। अब वो सीट खाली हो गया, वो ना सेकंड राउंड में दिख रहा है ना थर्ड राउंड में दिख रहा है, तो फिर क्या करती है कॉलेज लास्ट डे पे यानी थर्ड राउंड जैसे ही खत्म हुआ, अचानक से वो लोग उनके वेबसाइट पे डालते हैं। अचानक वर्ड मैंने इसलिए इस्तेमाल किया तो पैसा मिलता है ना, पैसा मिलता है उनको, ऐसे ही किसी को भी दे देंगे क्या सीट? तो वो होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे। जैसे ही उन्होंने वेबसाइट डाला तो उनके वेबसाइट देखने पड़ते हैं। बहुत बार जो बहुत बड़े कॉलेजेस होते हैं ना वो न्यूज़पेपर में भी देते हैं स्पॉट राउंड की इंफॉर्मेशन, लेकिन यूजुअली हम लोग नहीं देखते या देख नहीं पाते। तो आपको बड़े बड़े जो कॉलेजेस है, उन कॉलेज जिनको कम मार्क्स है उनके लिए ये बोल रहा हूँ, जिनको कम मार्क्स है और वो रिस्क ले सकते हैं, उन्होंने स्पॉट राउंड के लिए इंतजार करना चाहिए। बट यूजुअली जिनको ठीक ठाक कॉलेज मिल रहा है ना दोस्तों, ज्यादा मत सोचिए, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। तो दैट इज स्पॉट राउंड की स्पॉट राउंड जब सीट्स बच जाते हैं तो लास्ट में उनकी वेबसाइट पे वो नोटिस लगाते हैं दिस मेनी सीट्स आर रिमेनिंग, आइए और बुक कीजिए, तो जो पहले गया उसको जनरली मिल जाता है। लेकिन अगर बहुत बार क्या होता है स्पॉट राउंड में भी, मतलब बोलना नहीं चाहिए बट इट इज रियलिटी, कि वो कॉलेज बोलता है झालं बुक झालं, समझ में आ रहा है ना, हो गया तेरे से पहले आ गया होगा, सब इंटरनली वो बहुत बार वो भी हो जाता है, आप समझ जाओ यार, है ना। सो सर आई विल हैव टू विजिट माय स्कूल फॉर 10th एंड 12th। यस, वो लेना चाहिए सर, कन्वर्जन सर्टिफिकेट इज इसेंशियल। आप कॉल कर लो पहले उनको, फिर आपको समझ में आ जाएगा। 12th ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? हाँ देखो आया ना सवाल। तो 12th ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है तो आप डिजी लॉकर से फेच कर लो अगर आपके पास में जेरोक्स वगैरह है तो, अदरवाइज फिर बोर्ड से डुप्लीकेट सर्टिफिकेट आपको तुरंत निकालना पड़ेगा। एटलीस्ट अप्लाई और उसका रिसिप्ट एफसी सेंटर पे बताया। ओबीसी कैंडिडेट टीएफडब्ल्यूएस साठी अप्लाई करू शकतात का? यस, ओबीसी कैंडिडेट ने भी टीएफडब्ल्यूएस कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है आपको, है ना, कुछ नहीं, सबने करना चाहिए। खाली किसने नहीं करना पता है, क्यों करना चाहिए पता है टीएफडब्ल्यूएस के लिए?
कॉलेजेस का रेंज मैंने देखा, अगर किसी कॉलेज में 2 लाख रुपया फीस है, मान लो 1 लाख रुपया फीस है 1 ईयर का, ओबीसी को हो जाता है 60,000 करीब, SC ST को जाता है वो करीब 15-20 हजार, ठीक है, और TFWS वाले को तो 0। तो अगर मान ले ओबीसी का फीस वहां पे 50,000, एक एग्जांपल बोलो, लाख रुपया फीस है ओपन का, ओबीसी का है 50,000, लेकिन TFWS में अगर मिल रहा है नंबर तो वो उससे भी कम हो गया ना, तो अप्लाई करो, कोई झंझट नहीं है, क्योंकि उसके लिए सर्टिफिकेट नहीं, खाली इनकम इज क्राइटेरिया। सर प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज स्पॉट राउंड, आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड इट। स्पॉट राउंड में एक्स्ट्रा फीस लेते हैं क्या, लाइक डोनेशन? अरे मैंने वही बोला है, स्पॉट राउंड में ना एक्स्ट्रा फीस का कोई नियम नहीं, जितना फीस है उतना ही होता है। जो छोटा कॉलेज होता है ना नॉर्मली, वो तो बोलता है भाई आजा, मेरी सीट वैसे भी नहीं भर रहे, तू ले रहा है वही उपकार कर रहा है मेरे ऊपर, है ना। अब बड़ा कॉलेज जो है उसका ही दिक्कत है, तो कभी कभी थोड़ा बहुत होता है, बट यूजुअली मिल जाता है। स्पॉट राउंड में बहुत केसेस देखे यार, आराम से मिल जाता है। हाँ, नो मैटर व्हाट परसेंटाइल यू हैव, आराम से आपको मिल जाता है। एनसीएल के लिए पहले इनकम सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर के लिए इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, डेडलाइन के अंदर होना में भी डिफिकल्ट है। एटलीस्ट अप्लाई तो कर लो, अप्लाई करके वो भी अप्लाई का रिसिप्ट भी चल जाता है, बहुत टाइम बाद देना है वो आपको, आज नहीं देना है। सर परसेंटाइल 80 का है तो गैप लेना सही होगा क्या? भाई तू गैप लेगा तो शादी 1 साल लेट होगी, अब तू देख ले क्या करना है जो तो कहने का मतलब यार ये है ना, अगर आपको पता है कि 80 परसेंटाइल आपने कितना पढ़ाई करके लाया है और आपको नसीब से भी मिल गया इस बार, कुछ कुछ बच्चों को सीटी में मिल जाते हैं क्योंकि निगेटिव मार्क नहीं होते हैं ना, तो कोई कोई बच्चे का मुकद्दर का सिकंदर, उसको 95 98 ऐसा ही मिल जाता है। तो गाइस अगर आप उस कैटेगरी के स्टूडेंट में आते हो तो आई सजेस्ट यू कि आप दोबारा अप्लाई ना करें। 80 अच्छा स्कोर है, डिसेंट स्कोर है, आपको ठीक ठाक कॉलेज उसमें मिल जाता है जिसमें दिक्कत नहीं आएगी, और कैटेगरी है तो बिंदास इसी बार जाना चाहिए। लेकिन थोड़ा भी अगर आपको लगता है मैं पढ़ने वाला स्टूडेंट हूं, मैं कम बैक कर सकता हूं, दोस्तों 80 और 99 सीईटी में बहुत बहुत मैटर करता है। एक जगह 3 लाख मिलेगा, एक जगह 8 लाख मिलेगा, बहुत मायने रखता है। तो वो जो 1 ईयर का डिफरेंस है ना, वो अगर मान लो आपने वर्थ हो, क्योंकि आपको एक ही इसमें 8 लाख का अगर सैलरी मिल रहा है सिर्फ 1 ईयर के गैप से, मान लो आप आज छोटे कॉलेज में जाते हो, अब वहां पे क्या है, प्लेसमेंट आया नहीं आया, तो 1 साल तो वैसे भी ढूंढने में बर्बाद होने वाला है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि मान लो प्लेसमेंट हुआ भी, तो छोटे कॉलेज का जो एवरेज प्लेसमेंट है ना, वो यही है 3-4 लाख का, तो वर्थ ही है। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि अगर आपको ऐसा कॉलेज मिल रहा है जहां पे प्लेसमेंट आपको दिख रहा है कि रेंज बड़ा है, तो आप कम बैक करें, आप पढ़ाई अच्छा करें और हाइयर रेंज के लिए अप्लाई करें। बैकलॉग है, नवंबर दिसंबर तक बैकलॉग का रिजल्ट मिल जाएगा। विल दिस प्रोसेस एक्सटेंड टिल दैट टाइम, शुड आई थिंक ऑफ रजिस्टरिंग? बिल्कुल नहीं भाई, छोड़ देते, नहीं हो पाएगा, ये प्रोसेस अभी खत्म हो जाएगी। सर SCBC कॅटेगरी सिलेक्ट केली तर नंतर लास्टला रेट टेक्स्ट मध्ये अजून SCBC कॅटेगरी करता म्हणून कन्फर्म नाही आहे, तर कधी कोर्ट मधून कन्फर्म होईल, काही आइडिया आहे का? ना बाबा, उसका कोई आइडिया नहीं है अपने को, बिल्कुल आइडिया नहीं है। एनीवे, सो मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चंस आई थिंक आई हैव सॉल्व्ड। आपका कुछ हो तो बोलो। ओपन है ना? सो कुछ है और पूछना है आपको कुछ? गैप सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड। मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ पे तो नहीं लगता गैप सर्टिफिकेट, है नहीं लगता है, और लगा भी तो कोई बड़ी बात नहीं यार, 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे लिख के लेना है, कोई बड़ी बात नहीं, वो तुरंत मिल जाता है ना, छोटी सी बात है। बोल। नहीं, मैंने वही बोला, हर बार थोड़ा थोड़ा ये रूल चेंज होता है, तो वेट फॉर इट, है ना, वो उस पर हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे, अभी उसका सोची मत, तू सोच मत, सोच के मतलब ही नहीं है उसका, वो मेरिट लिस्ट में ही सब पता चल जाएगा, और हम लोग वही कॉलेज डालेंगे ना जहां मिलने के चांसेस होंगे, अननेसेसरी कुछ भी डाल के मतलब नहीं, क्योंकि बहुत पैरामीटर्स देखना पड़ता है। नंबर ऑफ सीट्स कॉलेज में कितने हैं, मेरे कैटेगरी में कितने हैं, और लास्ट ईयर उसका कितने सीट्स थे, इस ईयर कितने सीट्स है। अब मान लो कोई बच्चा नागपुर का बच्चा है, ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई कोई डिस्ट्रिक्ट से ना बहुत बच्चे अप्लाई कर देते हैं, ऐसा हो जाता है, माहौल बन जाता है वो डिस्ट्रिक्ट में
कि तू भी अप्लाई कर, तू भी अप्लाई कर, तू भी अप्लाई कर। तो ऐसा होता है कि नागपुर डिस्ट्रिक्ट में लास्ट ईयर मान ले 1000 बच्चों ने एग्जाम दिया था, अचानक इस साल 2000 बच्चे दे देते हैं। समझ में आ रहा है? तो ऑब्वियस है कि वहां का बच्चा भी पुणे में आएगा, फिर 1000 सीट्स मान ले वहां के फिल हो जाएंगे, तो एक्स्ट्रा वाले बच्चे कहाँ अप्लाई करेंगे? दूसरी जगह ही अप्लाई करेंगे ना। तो ऐसे बहुत सारी छोटे छोटे पैरामीटर्स है। एक बार मेरिट लिस्ट आने दो, मेरिट लिस्ट आया कि मैं दोनों मेरिट लिस्ट कंपेयर करूंगा, और उस दिन हम लोग किस चीज का डिस्कशन करेंगे? कैप राउंड्स का डिस्कशन करेंगे। बहुत क्लैरिटी आएगी। आज मैंने बता भी दिया ना, फिर भी आपको लगेगा कि यार ये विषय और एक बार होना चाहिए, और मेरिट लिस्ट के टाइम में आएगा ही आएगा। सो आई सजेस्ट यू, अभी अगर कोई फॉर्म भरिए, इमीडिएटली फॉर्म फिल कीजिए। फॉर्म फिल करने के बाद में फिजिकल स्क्रूटिनी करवाए, ई स्क्रूटिनी करवाए, लेट इट फिनिश, खत्म करके उसको आगे बढ़े। हम लोग नेक्स्ट सेशन मेरिट लिस्ट फाइनल आने के बाद में रखेंगे। डन। तो उसका एजेंडा यही होगा कि कॉलेज का यानी वो फॉर्म स्टार्ट होने के पहले एक सेशन रखेंगे, यानी कौन से? ऑप्शन फॉर्म। तो आपको एक फंडामेंटली काम करने में आइडिया आ जाएगी। आप लिस्ट रेडी रखेंगे, और जिस दिन ऑप्शन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे उस दिन हम डिस्कस करेंगे कि राउंड 1 में ये करने से क्या होगा, कि मिल गया सीट फिर क्या करे, रिजर्व करे क्या, रिजर्व करके हम बेटरमेंट ऑप्शन के लिए जा सकते हैं क्या, ना ऑल वो सब अलग डिस्कशन है, वो हम करेंगे। अभी सेशन फिलहाल रोकते हैं। बेस्ट ऑफ लक मेरिट लिस्ट के लिए। वैसे रिजल्ट तो आपका आ गया है, चेंज तो होने वाला नहीं है। थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय।